साल 1853 कार्ल मार्क्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत सारे विदेशी रूलर्स को देखा, शक अंपायर से लेके मुगलों तक, लेकिन किसी ने हिंदुस्तान पे इतना जुल्म नहीं किया जितना ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। और वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की जनता इस सितमगर हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लेगी। पिछले चैप्टर में हमने ये देखा कि कैसे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजी हुकूमत पूरे बंगाल पर काबिज हो गई। फिर उन्होंने बंगाल से शुरू करके पूरे हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में कर लिया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए इंडियंस को अपनी आर्मी में रिक्रूट करना शुरू किया, जिसमें जनरली अपर कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स आते थे। और समय समय पे अंग्रेज अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए अपने वेपन्स भी अपग्रेड किया करते थे। और इसी मॉडर्नाइजेशन की कड़ी में 1856 में एक राइफल आती थी जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। अंग्रेजों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये राइफल जिनकी मदद से वो इंडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक दिन वही उनके गले का हड्डी बनेगी और फिरंगी हुकूमत ऑलमोस्ट खत्म कर दी जाएगी। दरअसल इस राइफल में जो कार्ट्रिज यूज की जाती थी उसे सिपाहियों को मिलिट्री ड्रिल के दौरान मुंह से खोलना पड़ता था। और इस कार्ट्रिज के आते ही एक अफवाह जंगल की आग की तरफ फैलने लगी कि इस कार्ट्रिज में जो ग्रीस का ऑयल यूज हुआ है, इसे बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करा गया। इस अफवाह से भारतीय सैनिक बेचैन हो गए, क्योंकि गाय की चर्बी हिंदू सेंटिमेंट्स को हिट करती थी और सूअर की चर्बी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को। यहाँ पर आते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे, जो ब्रिटिश आर्मी की एक रेजिमेंट थी। बाकी सिपाहियों की तरह ये भी बेचैनी और गुस्से से लबरेज थे। फाइनली 29 मार्च 1857 को उन्होंने ब्रिटिश ऑर्डर को मानने से मना कर दिया और एक अंग्रेजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट बॉग पे अटैक कर दिया। ये अटैक इस बगावत की शुरुआत थी। हालांकि इसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया और वो शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत ने भारतीय सिपाहियों को अपने धर्म के बचाव में लड़ने के लिए इंस्पायर किया। और फिर 10 मई 1857 के दोपहर को मेरठ कैंटोनमेंट के सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। सिपाहियों ने अंग्रेजी बिल्डिंग्स और बंगलोज जला दिए, हथियारों और खजारों को लूटा और देखते ही देखते ये बगावत सिपाही लाइन से निकलकर पूरे शहर में फैल चुकी थी, जिसे बाद में मेरठ सिपाही म्यूटनी के नाम से जाना जाता है। मेरठ कैंटोनमेंट को तबाह करने के बाद सिपाहियों का एक दस्ता दिल्ली पहुंचता है और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर उस जमाने के मुगल बादशाह थे और इनका नाम जुड़ते ही अब ये म्यूटनी एक रेबेलियन बन गई, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर अंग्रेजी ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इस तरह ये जन विद्रोह आज़ादी के लिए लड़ा जाने वाला पहला युद्ध साबित हुआ। कहने को तो इस जंग की शुरुआत उन अफवाहों के बेसिस पर हुई, लेकिन इसके पीछे उन 100 सालों के सितम की कहानी है जिसने इंडियंस को इस बगावत के लिए मजबूर कर दिया। तो खमागनी, दिस इज सुधांशु और आप देख रहे हैं ब्रेड लर्नर ह्यूमैनिटीज। और इस चैप्टर में हम इसी 1857 के रिवॉल्यूशन को देखेंगे। विल स्टार्ट विद द रीजंस कि आखिर उन 100 सालों में क्या क्या चीजें हुई जिसने इस रिवॉल्यूशन की बुनियाद रखी, फिर कैसे रिवॉल्यूशन एक सिपाही म्यूटनी से शुरू होकर पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाता है और एक रिवॉल्यूशन कहलाता है। एंड लास्ट वी विल सी कि कैसे अंग्रेजों ने इस रिवॉल्यूशन को बहुत ही ब्रूटल तरीके से क्रश कर दिया। So this chapter is going to be full of stories and full of facts as well for the CUT। तो जहाँ भी मैं important facts बताऊँ, मेक श्योर कि आप उसे या तो नोट डाउन कर ले या वही NCERT में उसे अंडरलाइन कर ले, क्योंकि ये CUT और बोर्ड्स के लिए भी काफी जरूरी है। एंड इन केस अगर आपको ये नोट्स चाहिए, हमारे ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइए और फिर BL निंजा मटेरियल का एक फोल्डर होगा, उसमें जब आप क्लास 12 हिस्ट्री के फोल्डर में जाते हैं, आपको वहाँ पे नोट्स की PDF मिल जाएगी, आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी, सोर्सेज, मैप, सारी चीजें जो है वहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई है। आपको केवल हमारे ऐप को डाउनलोड करना है टू अवेल द नोट्स। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी हैव ऑन द लैपटॉप स्क्रीन चैप्टर 10 रेबेल्स एंड राज, क्लास 12 हिस्ट्री पार्ट 3। मैं इस चैप्टर में सिपाही म्यूटनी बताने से पहले आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ। दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया जस्ट बिफोर दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि आखिर अंग्रेजों का कंट्रोल कितना था। ये जो आप ग्रे रीजन देख रहे हैं, दीज ऑल आर द टेरिटरीज जो कि डायरेक्टली अंग्रेज रूल करते थे। चाहे आप यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करें, मद्रास की बात करें, सिंध की बात करें, ये सब अंग्रेजों के अपने स्टेट थे, प्रोविंसेस थे। इसके अलावा जो व्हाइट रीजन आप देख रहे हैं, दे आर द प्रिंसली स्टेट। तो ये भी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर द एलाई ऑफ ब्रिटिश। तो चाहे आप निजामों की बात करें, मैसूर की बात करें, राजपुताना की बात करें, दे ऑल वेयर द एलाइज ऑफ ब्रिटिश। तो ये रहा 1857 रिवोल्ट से जस्ट पहले इंडिया का मैप। मतलब ये है कि अंग्रेज पूरे सब कॉन्टिनेंट पे बैरिंग सम एरियाज ऑफ अफगानिस्तान रूल कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो थ्रू प्रिंसली स्टेट्स।
अब मैं आपको एक और मैप दिखाऊँगा, जब हम इस रिवोल्ट के रिप्रेशन की बात करेंगे, कैसे उसको क्रश किया गया, तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आखिर इनमें से कितने प्रिंसली स्टेट इस पूरे रिवोल्ट से प्रभावित हुए, कितने लोगों ने मदद की थी। तो उस समय उस मैप को देखेंगे। अब शुरू करते हैं, हाउ दिस रिवोल्ट बिगिन, कैसे इसकी शुरुआत होती है। बेसिकली इसकी शुरुआत हुई एक सिपोई म्यूटनी से। सिपोई म्यूटनी से पहले सबसे पहले जानते हैं व्हाट डू वी मीन बाय सिपोई। अंग्रेजी आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स काम करते थे, उनको सिपोई कहा जाता था। और म्यूटनी का मतलब होता है आर्मी के विधि नहीं, किसी ऑर्डर को जब आप डिफाई करते हैं, मानने से मना कर देते हैं, दैट इज म्यूटनी। तो मेरठ से इस बगावत की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि 10 मई 1857 को, ये र्यूमर तो काफी पहले से फैल रहा था, जैसा हमने देखा था कि जनवरी से ही इस टाइप के र्यूमर्स फैल रहे हैं, और मार्च में मंगल पांडे साहब की डेथ हो जाती है, शहादत हो जाती है। तो उसके बाद हर जगह सिपाहीज जो थे वो विचलित थे, और अल्टीमेटली मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी कि भैया हम जो है आपके इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, हम आपके इस इनफील्ड राइफल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और जब ये बगावत करते थे तो उसका एक पैटर्न होता था, और बाकायदा बेगुल बजाया जाता था, बगावत का सायरन बजाया जाता था। उसके बाद वो दो चीजें करते थे, बेल ऑफ आर्म्स लूटना। बेल ऑफ आर्म्स मीन्स स्टोर रूम, जिसमें बारूद असलाह सब रखा होता था, इसको लूटते थे, और खजाने को लूटते थे। बारूद असलाह जरूरी है क्योंकि उसके बगैर आप लड़ नहीं पाएंगे अंग्रेजों से, और पैसा भी जरूरी है टू सस्टेन दिस म्यूटनी। तो इस तरीके से मेरठ की जो सिपाही म्यूटनी थी, इसने डेंट मार्क कर दिया। डेंट मार्क करना मतलब इसकी शुरुआत रख दी, और यहीं से करेक्टिव एक्शन की शुरुआत हुई कि भाई बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया और बगावत की शुरुआत कर दी। अगले ही दिन सिपाहियों का दो दस्ता निकलता है। एक दस्ता जो है सीधे पहुंच जाता है बहादुर शाह जफर के दरबार में अदब के साथ, एंड उनको परसुएड करता है कि सर, हमने ऐसे ऐसे बगावत कर दिया है, क्योंकि बात हमारे दीन पे आ गई है, हमारे फेथ पे आ गई है, और आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। ये पहला दस्ता था। दूसरा दस्ता, जैसा आप इस चैप्टर के इंटर में पढ़ेंगे, वो भी मुगल दरबार पहुंचा थोड़ी देर से, लेकिन वो बहुत धमक के साथ पहुंचे, बाकायदा बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए। और इससे बहादुर शाह जफर को थोड़ा सा अजीब भी लगा, और थोड़ा सा कहते हैं कि वो टेरिफाइड भी हो गए। और उसके बाद बहादुर शाह जफर खुद एक बहुत बड़े पैट्रियट थे, और इस पूरे म्यूटिनी के प्रेशर में आके उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको लीड करेंगे। हालांकि आर्मी तो कोई नहीं थी मुगल एम्पायर के पास उस जमाने में, बट उनका नाम काफी था क्योंकि वो मुगल एम्पायर थे, एक नॉमिनल हेड थे पूरे सब कॉन्टिनेंट के। तो उनके जुड़ने से, व्हेन दे परसुएडेड बहादुर शाह जफर टू बी द लीडर ऑफ रिवोल्ट, अब ये जो म्यूटनी है धीरे धीरे ये रेबेलियन में तब्दील हो जाती है, क्योंकि अब इसमें केवल सेना के लोग नहीं, बल्कि सिविलियंस भी ऐड ऑन होते हैं। सिविलियंस के अलग रीजंस थे, उनके पास ये फेथ का मुद्दा नहीं था। हमने आपको कहा ना कि इस पूरे 100 सालों के पीरियड में इन्होंने इस तरीके के जुल्म किए जिससे पूरा नॉर्थ इंडिया आग बबूला था, एंड दे पार्टिसिपेटेड इन दैट रिवोल्ट। तो उनके रीजंस को आगे स्क्रूटनाइज करेंगे। सो दिस इज हाउ सिपॉय म्यूटनी बिगेन, एंड जैसे ही बहादुर शाह जफर का नाम इस म्यूटनी से जुड़ता है, इट टर्न्ड इनटू अ रेबेलियन बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम मासेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा म्यूटनी और रेबेलियन के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। वन लाइनर, म्यूटनी का मतलब होता है कि जब आप किसी ऑर्डर को मानने से मना कर देते हैं, जो कि यूजुअली आर्म फोर्सेज में होता है। जैसे यहाँ पे म्यूटनी मतलब इन्होंने इस गाय और सुअर के चर्बियों से लगे हुए कारतूस के इनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया, दैट इज म्यूटनी। बट रेबेलियन तब होता है जब बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, सिविलियंस, आर्मी, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग जब इकट्ठा होकर किसी स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं उसको हटाने के लिए, दैट इज द रेबेलियन, दैट इज द रिवोल्ट। और ये अल्टीमेटली रेबेलियन ही बन जाता है जब लोग लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनको उनको हटाना है। तो दिस इज हाउ सिपाही म्यूटनी बिगेन फ्रॉम मेरठ, और उसके बाद ये मेरठ से आगे बढ़ते बढ़ते बरेली, लखनऊ, हर जगह फैल जाती है। और हर जगह आपको इस रेबेलियन में एक पैटर्न देखने को मिलता है। व्हाट वाज दैट पैटर्न? सबसे पहले जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंगें थी, ऑफिसर्स थे, उनको बर्बाद किया जाता था, तोड़ दिया जाता था। ठीक है। और जो टेलीग्राफ लाइन है, जो उस जमाने का एक एलीट कम्युनिकेशन होता था, सबसे स्पीड कम्युनिकेशन टेलीग्राफ का ही होता था, उसको ये लोग कट कर देते थे कि कम्युनिकेशन कट हो जाएगा तो फिर अंग्रेजी आपस में, जो अंग्रेज है वो संवाद नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये तो रही अंग्रेजी ऑफिसर्स की बात कि भाई मिलिट्री वाले मारे गए, उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको भी मारा गया, घसीटा गया। इन्होंने सिविलियंस को भी नहीं छोड़ा। जो ब्रिटॉन्स थे, ब्रिटॉन मतलब यूरोपियन सिविलियंस, इसमें अंग्रेज भी आते हैं, डच भी आ जाएंगे, पोर्चुगीज भी आ जाएंगे, उनको भी अटैक किया गया। क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों को हर फिरंगी से पॉपुलर थी। फिरंगी मतलब जितने भी गोरे हैं सबको अटैक किया जाता है, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे वो नॉन ऑफिशियल हो। और इन फिरंगियों के अलावा एक और क्लास था, एक और कैटेगरी थी इंडियंस की ही, जिन्होंने काफी सताया था इंडियंस को ही। दे वर द रिच एलीट्स एंड द मनी लेंडर्स। कुछ ऐसे जमींदार जो अपने फायदे के लिए लाखों हजारों लोगों को सताते थे, और कुछ ऐसे साहूकार जिनकी वजह से किसान सुसाइड पे सुसाइड कर रहे थे, उनको भी अटैक किया जाता है, उनके डेड बॉन्ड्स वगैरह जलाया गया, उनके भी घरों को बर्बाद कर दिया गया। जो पैटर्न हमने पिछले चैप्टर में देखा था, यूजुअली जो है लोग इनसे पिसे हुए रहते थे। तो इस तरीके से रेबेलियन की शुरुआत होती थी। इसके बाद इसको कंटिन्यू करने के लिए
प्रोक्लेमेशंस डाले जाते थे, बाकायदा इश्तिहार लगाए जाते थे हिंदी में, उर्दू में, पर्शियन में। पर्शियन उस ज़माने की स्टेट लैंग्वेज थी और हिंदी और उर्दू जो है पनप ही रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे हिंदी उर्दू को सेपरेटली एक लैंग्वेज बनते हुए। तो ये जो इश्तिहार है ये अलग-अलग लैंग्वेज में अलग-अलग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डाले जाते थे ताकि लोग इस रेबेलियन से जुड़ सके। सो दे अपील्ड फॉर यूनिटी एंड सपोर्ट इन द रेबेलियन। और रैपिडली इस तरीके से ये जो म्यूटिनी है व्हिच बिगिन फ्रॉम मेरठ, वो लखनऊ, बरेली, कानपुर अक्रॉस द गैंगेटिक प्लेन्स फैल जाता है। सो दैट वाज हाउ दिस रेबेलियन गॉट स्प्रेड। अब जब ये रेबेलियन आगे बढ़ रहा था, अंग्रेजों का क्या रिस्पॉन्स था वो जानते हैं। व्हाट वाज द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश। अंग्रेज पूरी तरीके से हक्का-बक्का थे। शुरुआत के 2 महीने में, मई और जून में, बहुत बुरी तरीके से जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे, जिनको आप रेबेल्स कह सकते हैं अंग्रेज़ों के लैंग्वेज में, उन्होंने डोमिनेट किया। मतलब दे हैड नो आंसर्स टू द एक्शंस ऑफ रेबेल्स। ऐसी-ऐसी लड़ाइयाँ हुई जिसमें मोस्टली ये जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे वही जीतते थे, जिसमें बैटल ऑफ चिनहट का भी ज़िक्र आगे चल के हम देखेंगे। सो रिवॉल्यूशनरीज़ डोमिनेटेड द ब्रिटिश। और जैसा कि कई सारे इतिहासकार लिखते हैं कि इस रेबेलियन के दौरान और ये जो शुरुआत के 2 महीने थे, इसमें अंग्रेज़ी हुकूमत इस तरीके से ढह गई जैसे ताश के पत्तों से बने हुए घर ढहते हैं। एंड दे हैड नो आंसर्स टू दैट। और जब तक ये रीइंफोर्समेंट नहीं बुलाते हैं, तब तक ये माना जा रहा था कि शायद अंग्रेज़ों को खाली ही कर दे, इस पूरे देश से ही वाइप आउट कर दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अंग्रेज़ सस्टेन कर पाते हैं, उसको भी इस चैप्टर में हम देखेंगे। सो दैट्स हाउ दिस रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। एंड अब देखते हैं कि कैसे ये जो रेबेल्स थे, ये जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे, हाउ दे यूज्ड टू कम्युनिकेट। क्योंकि रेबेल्स के कम्युनिकेशन के बारे में पता करना इसलिए ज़रूरी है, जब हम पैटर्न देखते हैं रेबेलियन का, वो कॉमन दिखता है। बरेली में भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ढाई जा रही है, वहाँ पे भी टेलीग्राफ लाइन्स कट किए जा रहे हैं, वहाँ पे भी ब्रिटॉन्स के ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये सिस्टमैटिक पैटर्न बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल था ही नहीं, व्हिच मीन्स कि जितने भी टेरिटरी में ये रेबेलियन हम देखते हैं, उन सब में संवाद हो रहा था। दे वर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे वर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। तो उसके कुछ एविडेंसेस हमारे पास हैं दैट हाउ सिपॉइज़ कम्युनिकेटेड। सबसे पहला जो ज़रिया था वो थे स्पाइस, यानी कि जासूस। जासूस और दूतों के ज़रिए सिपॉइज़ एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड रहते थे। अलग-अलग जगह की जो बटालियन है, जो इन्फेंट्रीज़ है, वो आपस में कम्युनिकेट करती थी। ऑर्डर लिया करती थी कि सर हमने अब ये कर दिया, अब बताइए आगे क्या करना है। तो इस तरीके के एविडेंसेस भी हमारे पास मिले हैं। उसके बाद जो कलेक्टिव बड़े डिसीजंस हैं, उनके लिए सिपॉही पंचायत बाकायदा लगाई जाती थी। चार्ल्स बेल करके एक हिस्टोरियन है, जिन्होंने इस मूवमेंट के ऊपर एक लंबा-चौड़ा ब्यौरा लिखा है। उन्होंने बताया कि कानपुर के सिपॉही लाइन्स में बहुत बड़ी-बड़ी पंचायतें लगा करती थी। और चूँकि ये जो सिपॉइज़ थे, मोस्ट ऑफ देम बिलॉन्ग टू अवध एंड द ईस्ट यूपी, तो उनके लिए आपस में कम्युनिकेट करना, एक-दूसरे के माइंडसेट को समझते थे, एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते थे, तो उनके लिए आपस में कम्युनिकेट करना काफ़ी ईज़ी हो जाता था। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सेड दैट सिपॉइज़ वर द मेकर ऑफ देयर ओन रिबेलियन, कि उन्होंने अपने जासूसों के ज़रिए, उन्होंने अपने प्लानिंग के ज़रिए इस पूरे रेबेलियन को खुद ही बनाया और इसको लीड किया। सिपाहियों के कम्युनिकेशन का ज़िक्र हमें इस बॉक्स से भी मिलता है, जिसमें फ्रांसिस हुसैन नाम का एक क्रिश्चियन इंस्पेक्टर है और एक मुस्लिम तहसीलदार का एनकाउंटर दिखाया जाए। एनकाउंटर मतलब आमना-सामना। तो हुआ क्या है, ये जो फ्रांसिस हुसैन है, जो सीतापुर का एक पुलिस इंस्पेक्टर है, देसी है बट क्रिश्चियन आदमी है। वो सहारनपुर गया था मजिस्ट्रेट से मिलने। तो वहाँ पे चूँकि ये देसी दिखता है तो क्रिश्चियन, बट ये दिखता था देसी, विदेशी नहीं दिखता था। तो मुस्लिम तहसीलदार वही बगल के बिजनौर से थे, वो आते हैं और उन्होंने इससे पूछा कि भाई अवध में क्या खबर है? कैसा चल रहा है वहाँ पे सब कुछ? व्हाट न्यूज़ फ्रॉम अवध और हाउ डज़ द वर्क प्रोग्रेस ब्रदर, कि कैसी चीज़ें वहाँ पे चल रही है? हुसैन को तुरंत पता चली कि भाई ये किस काम की बात कर रहा है और इन्होंने शायद मुझे, चूँकि मैं देसी दिखता हूँ, तो मुझे जासूस समझ लिया है रिवॉल्यूशनरीज़ का। तो उसने तुरंत जान बचाने के लिए, अगर वो कहता कि भाई मुझे कुछ नहीं पता है और मैं जासूस नहीं हूँ, तो मार दिया रहता। ठीक है, क्योंकि इससे जो तहसीलदार की आइडेंटिटी है वो पता चल जाती लोगों को। तो वो वहाँ पे सेफ खेलता और कहता है कि इफ वी हैव वर्क इन द अवध, योर हाइनेस विल नो इट। अभी तक सारी चीज़ें सही चल रही है, ठीक है? और अगर आपकी ज़रूरत होगी, तहसीलदार को कहता है, तो हम आपको बिल्कुल बताएँगे। और तहसीलदार ने फिर मोटिवेट किया कि भाई जो प्रोसेस है उससे स्ट्रिक्ट रहो और इस बार बाकायदा हम अंग्रेज़ों के ऊपर फ़तेह हासिल करेंगे। और बाद में पता चला कि ये जो तहसीलदार साहब थे, वो बिजनौर के रेबल्स के एक बहुत बड़े लीडर थे। तो इस तरीके से सिपॉइज़ के ज़रिए कन्वर्सेशंस होते थे, मैसेजेस को भेजा जाता था। एक और अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे कैप्टन हियर्सी साहब हैं, जो जब अवध में म्यूटिनी होती है, तो अवध मिलिट्री पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ था। ही वाज़ अ सीनियर ऑफिशियल बैक देन। तो उस अवध मिलिट्री पुलिस को एक लेटर लिखा जाता है दूसरी रेजिमेंट से, जो कि एक मिलिट्री रेजिमेंट है, द 41st नेटिव इन्फेंट्री ऑफ अवध। और वो पत्र लिख के कहते हैं कि भाई आप इसको मार दें, क्योंकि हमने सारे अंग्रेज़ों को, सारे ऑफिशियल्स को ख़त्म कर दिया है। तो इस तरीके से पत्र में संवाद होता था एंड दे यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो दैट्स हाउ वी कैन से कि सिपॉइज़ वेर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रिबेलियन। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स बताने हैं कि भाई सिपॉइज़ क्यों अपने रेबेलियन के मेकर थे? क्योंकि खुद ही जासूसों के ज़रिए कोऑर्डिनेट करते थे, पंचायत लगाया करते थे, जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको डिसाइड किया करते थे, एक-दूसरे के साथ पत्र व्यवहार होता था, दे वर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ये जो सिपॉइज़ हैं,
ऐसा तो था नहीं कि एनार्की में, एक केओटिक सिचुएशन में ये रिवॉल्यूशन बड़ा होता है, ग्रो होता है। देयर वर सम लीडर्स टू इट। इसके साथ कुछ ऐसे लीडर्स आए जिन्होंने समय-समय पे सिपॉइज़ को गाइड किया। कुछ में सिपॉइज़ लीडर ही थे और कुछ राजा-रजवाड़े भी थे। तो उनको एक बार देखेंगे। सो देयर वर 2 टाइप ऑफ लीडर्स इन दिस होल रिवोल्ट ऑफ 1857। पहली कैटेगरी उन लीडर्स की है जो या तो बड़े ज़मींदार थे, बड़े राजा थे, और दूसरी कैटेगरी उन लीडर्स की है जो ऑर्डिनरी लीडर थे, जो मामूली से किसी गाँव के हेडमैन होंगे, या कोई मौलवी थे, या कोई ट्राइबल लीडर थे, जिनके पास कोई बहुत बड़ी ज़मींदारी या रजवाड़ा नहीं था। तो फर्स्ट वी विल सी सब इन्फ्लुएंशियल लीडर्स मतलब जो ऑलरेडी बड़े ज़मींदार और राजा थे। अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लीडर और उनका रीज़न याद रखें, क्योंकि एमसीक्यूज़ में काफ़ी बार पूछा जाता है। सो वी विल स्टार्ट विद बहादुर शाह जफर। हालांकि ये तो पूरे इस रेबेलियन के ही लीडर थे, बट चूंकि इनका जो रीज़न है ही वॉज एसोसिएटेड विद दिल्ली, तो दिल्ली लिखेंगे। फिर रानी लक्ष्मीबाई आती है, शी वॉज एसोसिएटेड विद झांसी। फिर आते हैं नाना साहिब सेकंड और तांत्या टोपे, ये दोनों कानपुर से लड़ रहे थे। उसके बाद आती हैं बेगम हजरत महल फ्रॉम अवध लखनऊ, और इनके लड़के का भी नाम आप याद रखेंगे, ब्रजेश कद्र, जो कि आगे चल के मैं बताऊंगा कौन है। ये भी कह सकते हैं कि एक लीडर थे लखनऊ से, अवध से, इस रेबेलियन के। उसके बाद बाबू कुंवर सिंह आते हैं फ्रॉम आरा, अ वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर फ्रॉम बिहार। उस ज़माने के काफ़ी वृद्ध ज़मींदार, लेकिन स्पिरिट से भरे हुए। सो दीज वे सम ऑफ द इन्फ्लुएंशियल लीडर्स। इसके अलावा कुछ ऑर्डिनरी लोग भी थे, जो कोई बहुत ज़्यादा फेमस लोग नहीं थे, बट उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को मोबिलाइज़ किया एंड इस रिवोल्ट में कंट्रीब्यूट किया। तो उसमें 3 नाम सबसे आगे आता है। शामल करके, जो बरौट से एक जाट लीडर थे, गुनू करके जो सिंहभूम से एक ट्राइबल लीडर थे, और तीसरे मौलवी अहमदुल्ला शाह करके जो अवध से थे। ये भी जो है मतलब पूरे अवध के तो लीडर नहीं थे, बट अवध में एक इन्फ्लुएंशियल नाम था, तो ये भी काफ़ी मोटिवेट करते थे लोगों को। तो यहाँ पे शामल और मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि एक बॉक्स में दोनों के बारे में बताया गया है और कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। सो हियर यू कैन सी शामल। शामल का जन्म हुआ था बरौट उत्तर प्रदेश में, और जाटों के लीडर थे। और कहा जाता है तकरीबन 84 जो है गांव इनके अंदर आते थे, और इन्होंने इस पूरे गांव के कल्टीवेटर्स को मोबिलाइज़ किया, ट्रेडर्स को मोबिलाइज़ किया कि भाई आप जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़िए। मेजरली ये काम क्या करते थे, ये ना सप्लाईज़ प्रोवाइड करवाया करते थे आसपास के रेबल्स को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक बंगलो भी टेक ओवर कर लिया। एक अंग्रेज़ी ऑफिसर का एक बंगलो था, तो इन्होंने अपने आर्मी की मदद से उसका बंगलो टेक ओवर कर लिया और उसका नाम रख दिया हॉल ऑफ जस्टिस। तो ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉल ऑफ जस्टिस किसने स्थापित किया था, कि भैया एक इंग्लिश ऑफिसर के बंगलो को टेक ओवर करके किसने ये काम किया था। और इसमें लोग आते थे, अपने डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करते थे। तो एक लंबे समय तक एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिलती है। ये शामल के केस में ही नहीं, जब आप अवध के बारे में भी पढ़ेंगे, तो एक टाइम ऐसा आया था जिसमें रेबल्स को लगने लग गया था कि अब तो अंग्रेज़ चले ही जाएंगे। तो दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग एन अल्टरनेटिव अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट्स लगाए गए, दरबारों को वापस से रिस्टोर किया गया, ठीक है। वो कल्चर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, बट दैट वाज कंप्लीटली शॉर्ट लिव्ड, और बाद में जो अंग्रेज़ आते हैं सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। और शामल भी जो है वो एक लड़ाई में जुलाई 1857 में इनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये जो है हाफ़िज़ है, मौलवी थे, हैदराबाद में इनकी तरबियत हुई, और बाद में आ जाते हैं ये अवध से लड़ने, क्योंकि एक तरीके से ये जो वॉर है, ये होली वॉर की तरह भी लोग ट्रीट कर रहे थे। हिंदू जो है वो एक धर्मयुद्ध की तरह लड़ रहा है, और जो मुस्लिम है वो जिहाद की तरह लड़ रहा है। तो जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है, इसके इनके बारे में एक ख़ास बात थी कि ये ना हमेशा पालकी में चलते थे, और इनके आगे पीछे ना ढोल नगाड़े पीटने वाले होते थे। तो बिकॉज़ ऑफ दैट डंका, इनका नाम पड़ गया डंका शाह। और ये जो डंका शाह है, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत सारे बैटल्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो एक बैटल जो है, फेमस बैटल ऑफ चिनहट, जिसमें हेनरी लॉरेंस करके एक कमांडर था, बहुत सक्सेसफुल कमांडर अंग्रेज़ी, उसको हराया जाता है, उसमें ये भी पार्ट लेते हैं, ये वो भी इस बैटल का हिस्सा थे। तो दिस मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में 2 फैक्ट आप याद रखेंगे, डंका शाह और दूसरा बैटल ऑफ चिनहट। और एक और चीज़ कि इनके बारे में र्यूमर थी कि भाई इसको कोई हरा नहीं सकता है, और ही इज़ इनविंसिबल बेसिकली। तो इस टाइप के र्यूमर्स आपको इस पूरे रिबेलियन में, इस पूरे रिवॉल्यूशन में कई देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बेसिकली इस रिबेलियन को और ख़ास बनाया और इंटरेस्टिंग बनाया। तो ये थे आपके 1857 के इस रिवॉल्यूशन के आपके लीडर्स। कई बार इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं 3 मार्कर में। जनरली तो आपको इनके नाम और इनका जो लोकेशन था, द एरिया ऑफ ऑपरेशन, वो बताना होता है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, कि उन अफवाहों के बारे में जानेंगे, उन प्रोफेसीज़ के बारे में जानेंगे, जिसने न केवल इस रिवोल्ट के पनपने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, बल्कि इसको फैलाने में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। और साथ ही इसके पीछे की सच्चाई भी जानेंगे कि क्या ये जो र्यूमर्स जिनके बारे में हमने इंट्रो में बात की, उसमें क्या कुछ सत्यता है या सारे बेसलेस थे, और अगर ये बेसलेस थे तो फिर लोग इनमें यकीन क्यों करते थे। सबसे पहले जानते हैं कुछ फेमस र्यूमर्स और प्रोफेसीज़ के बारे में। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह, और प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो सबसे जो पहला र्यूमर है वो है द कार्ट्रिज र्यूमर, जिसमें कहा गया कि भाई इस राइफल के कार्ट्रिज में
जो एडहेसिव यूज़ किया गया है वो गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ है। एडहेसिव मतलब चिपकाने के लिए जो ग्लू यूज़ करते हैं, दैट इज़। ये जो अफवाह है ये सिपॉय लाइन्स में काफ़ी पॉपुलर हुई। इसके पीछे का जो रीज़न है वो अभी तक नहीं पता है, हालांकि एक कहानी बताई जाती है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और दूसरा र्यूमर जो सिविलियंस के अराउंड जो वो कॉलोनीज थी नॉर्मल लोगों की, वहाँ काफ़ी कॉमन था कि जो आटे हैं उनमें इन्होंने गाय और सुअर की बोन का, हड्डियों का डस्ट मिला दिया है हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। तो अगर इन दोनों र्यूमर्स की आप बेसिस को देखिए तो वो कहीं ना कहीं फेथ को टारगेट करता है, रिलीजन को टारगेट करता है। और यही वो वजह है कि इतने सारे लोग इसमें जुड़ते हैं, क्योंकि रिलीजन इंडिया में एक ऐसा मुद्दा है जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते लोग। सो दैट वाज द हाइट। इससे पहले भी एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे थे, बट ये जो है ना, कहते हैं ना पानी सर से ऊपर चढ़ गया। तो जब इन्होंने धर्म की लकीर क्रॉस कर दी, यहाँ पे पानी चढ़ गया सर से ऊपर। तीसरा एक प्रोफेसी था कि भाई 1757 को 23 जून में इन्होंने इंडिया की कॉन्क्वेस्ट को शुरू किया था आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। तो उसके 100 साल बाद 1857 को जो ब्रिटिशर्स है, बरतानिया की हुकूमत है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये प्रोफेसीज काफ़ी सारे फ़कीर और साधु वगैरह करते थे। तो इसीलिए शुरुआत के जो 2 महीने हैं, मई और जून, इसमें काफ़ी इंथुजियाज़म से रेबल्स लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये प्रोफेसी सच साबित होगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है। इसके अलावा एक और र्यूमर था कि लोग क्या करते थे, रात को एक गाँव में चौकीदार जो है दूसरे गाँव के चौकीदार को 3 चपातियाँ देता था, और वो फिर अगले गाँव वाले को कहता था कि एक ऐड करके आगे के गांव में बढ़ाना, दूसरे चौकीदार को देना। तो इसके पीछे भी हमें कोई सब्सटैंशियल रीज़न नहीं मिलता है। बहरहाल यहाँ पे जब र्यूमर्स की बात है तो इसका एक कहानी इससे जुड़ी है, इनफील्ड राइफल से जुड़ी हुई कहानी है कि शुरुआत में जनवरी के महीने में ही एक जो सिपोई लाइन है दमदम में, कलकत्ता में, वहाँ पे एक बस रुकती है, और उस बस का जो खलासी था, कंडक्टर था, वो लोअर कास्ट का था। तो वहाँ पे वो किसी इंडियन सिपाही से पानी मांगता है पीने के लिए, बट वो पानी देने से मना कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम आपको अपने लोटे में पानी नहीं पिला सकते। तो उस खलासी ने ये कहा था कि तुम्हारा इन कारतूसों को चबाने से धर्म नहीं भ्रष्ट होता, तुम्हारे जात का नुकसान यहाँ पे नहीं होता, लेकिन अगर तुम मुझे पानी पिलाओगे तो तुम्हारे जात का नुकसान होता है। मैं भी देखता हूँ कि कितना तुम अपने धर्म को और जात को बचा पाओगे। तो कहा जाता है कि यहाँ से इस र्यूमर को काफ़ी हवा मिल गई। इससे पहले भी एक आशंका थी कि ठीक है इस टाइप के एडहेसिव का यूज़ किया गया होगा, बट जब खलासी ने, और ये एक रिकॉर्ड मिलता है इस टाइप के र्यूमर का, और उसके बाद तो जंगल के आग की तरह ये जो र्यूमर है वो फैलने लगा। अब बात करते हैं कि जब इसके पीछे कोई बेस नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, कोई सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं मिलते हैं, तो लोगों ने इन र्यूमर्स पे, चाहे वो हड्डियों के डस्ट का र्यूमर हो, चाहे वो इनफील्ड राइफल का र्यूमर हो, इस पे यकीन क्यों किया? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे जो मेजर रीज़न है वो है एक ट्रस्ट डेफिसिट का। ट्रस्ट डेफिसिट मतलब अंग्रेज़ों पे इंडियंस को ट्रस्ट नहीं था, यकीन नहीं था। अ सेंस ऑफ फियर एंड डिसबिलीफ इन द इंडियन पीपल वॉज द रीज़न बिहाइंड स्प्रेड ऑफ दिस र्यूमर्स। ये जो बेसलेस र्यूमर फैल रहे थे और ये धर्म को टारगेट करते थे मेजरली, और इनको इंडियंस खरे तौर पे मान लेते थे कि हाँ ये सही है, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज़ हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। और उसके पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे ये जो ट्रस्ट था इंडियंस का वो ख़त्म हो गया उनके ऊपर। सबसे पहला, जो उन्होंने 19वीं शताब्दी में कुछ सोशल रिफॉर्म करने शुरू किए जिससे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव आया, उसने काफ़ी सारे इंडियंस को नाराज़ किया। उसके बाद जो प्रोसेलिटाइजेशन था, जो धर्मांतरण था, उससे काफ़ी सारे इंडियंस दुखी थे। और तीसरी चीज़, जिस तरीके से अंग्रेज़ इंडियन स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स करते थे और सारी चीज़ें बर्बाद कर देते थे, इससे भी ऐसा लगता था इंडियंस को कि ये बाहर के रूलर्स हैं और ये हमारा शायद भला नहीं चाहते। अब एक एक करके इन तीनों रीजंस को स्क्रूटाइज करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि व्हाई दीज र्यूमर्स स्प्रेड सो मच विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी रीजंस। सबसे पहला, सोशल रिफॉर्म। अंग्रेज़ जब आते हैं 19वीं सेंचुरी में, इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट जो है इंडिया में पैठ बना ली है। 18वीं सेंचुरी के मिड से तो इन्होंने कॉन्क्वेस्ट शुरू ही किया है 1757 से, और 1820 तक आते आते जब मराठास झुक जाते हैं, उसके बाद इंडिया में इनका कोई कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं है। तो इन्होंने सोशल रिफॉर्म करना शुरू किया। उन्होंने कुछ पुरानी प्रथाओं को, जो एक्चुअल में बुरी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा हो गया, ठीक है, बाल विवाह वगैरह, इन सब के लिए कानून पारित करने शुरू किए। विडो रिमैरिज को प्रमोट किया। वेस्टर्न एजुकेशन, हालांकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पे जो है डाउट डिबेट हो सकती है, बट ये सब चीज़ें जब उन्होंने की, हालांकि कुछ इसमें से पॉजिटिव चेंजेस भी थे, बट ये बहुत लंबे समय से चले आ रहे थे। इंडियंस शुड हैव नेवर थॉट कि कोई बाहर के रूलर्स आके हमारे सामाजिक जीवन को बदलेंगे। मुगल्स आते हैं, दिल्ली सल्तनत के लोग आते हैं, कभी उन्होंने बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें इस देश की इकोनॉमिक्स और हमें इस देश के पॉलिटिकल सिनेरियो से मतलब है, सामाजिक जीवन जैसा है वैसा ही रहने दो, बिना मतलब का लोग इन्फ्यूरिएट हो जाएंगे। अंग्रेज़ों ने जब ये करना शुरू किया, इंडियंस को ऐसा लगा कि भाई इनको हमारी चीज़ें अच्छी लगती नहीं है, दैट्स वाई दे आर चेंजिंग इट। और यही चीज़ कार्ल मार्क्स भी कह रहे हैं कि अब तक जितने भी बाहरी रूलर्स आए, उनको इंडियंस ने एक्सेप्ट इसलिए करा क्योंकि वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट तक ही सीमित रहते थे, सोशल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश किसी ने नहीं की। दूसरी चीज़, प्रोसेलिटाइजेशन।
अब धर्मांतरण और धर्म का प्रमोशन पहले भी होता रहा है, सूफियों के ज़रिए हुआ, राजाओं के ज़रिए हुआ, उलेमाओं के ज़रिए हुआ, बट उसमें फोर्स्ड कन्वर्जन उतना नहीं होता था जितना ये आप क्रिश्चियन मिशनरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। जब ये अंग्रेज़ी हुकूमत स्थापित होती है, इसके बाद जो सोसाइटी ऑफ जीसस है, इसको खुली छूट मिल गई कि आप जितना प्रमोट करना चाहें अपने धर्म को उतना प्रमोट करिए। बाकायदा इनको पैसा मिलता था, 1 लाख के करीब बजट था मिशनरीज़ का केवल, और 1 लाख उस ज़माने के लिए काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, और इससे हिंदू और मुसलमान दोनों नाराज़ हो गए। और यहीं से एक ये बीज पड़ता है दिमाग में कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। तीसरी चीज़, एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट। अब जो बने बनाए इंडियन स्टेट हैं, सतारा है, अवध है, पंजाब है, जिनकी अपनी हिस्ट्री है, अपनी लेगेसी है, लोकल लोग उनको अपना रूलर मानते हैं, जब आप उनको एनेक्स कर लेंगे, उनके रूलर को हटा देंगे और उनके खिलाफ गलत सलत चीज़ें बोलेंगे, और जितने भी लोकल ऑफिशियल्स हैं उनको हटा देंगे, अपनी चीज़ें लाएंगे, अ काइंड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट कल्चर, यूरोपियन कल्चर। तो इससे भी लोग नाराज़ हो जाते थे कि भाई एक तो आप ब्रिटिश कल्चर को इम्पोज करते हैं हमारे ऊपर ज़बरदस्ती, फिर जो इंडियंस काम कर रहे हैं उनको आप हटाते हैं, और जो इंडियन कल्चर है, संगीत का, गाने बजाने का, खान पान का, पेंटिंग का, ये सब चीज़ जो है नाश हो जाती है। तो इन तीनों रीजंस की वजह से आप देखेंगे अ ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप्ड, और इंडियंस को ऐसा लगने लगा कि ये बाहरी लोग हैं और ये हम पे अपनी चीज़ों को इम्पोज करना चाहते हैं। दैट्स वाई जब ये र्यूमर्स फैले, अफवाह फैले, तो इनको सीधे तौर पे लोगों ने एक्सेप्ट किया विदाउट आस्किंग फॉर एनी रीजंस, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज तो आए ही हैं हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। तो ये रोल है कुछ र्यूमर्स का और प्रोफेसीज का। अब यहाँ पे ये तस्वीर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है हमारे हेनरी हार्डिंगे साहब, ये हमारे गवर्नर जनरल थे 1849 के आसपास। अच्छा, गवर्नर जनरल और वाइसराय में क्या फ़र्क होता है, अगर आपको ये पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं टॉप 5 लोगों को शॉर्ट आउट दूंगा अगली वीडियो में अगर आप सही जवाब देते हैं तो। हेनरी हार्डिंगे के ज़माने में आर्मी में बहुत बड़े पैमाने पे मॉडर्नाइजेशन होती है, और ये जो इनफील्ड राइफल था उसी मॉडर्नाइजेशन का एक जो है एक्सटेंशन है। तो हेनरी हार्डिंगे को याद रखा जाता है आर्मी में मॉडर्नाइजेशन के लिए। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। और ये रही खलासी की कहानी, दमदम में जो आता है, और ये रहे वो रीजंस व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द र्यूमर्स, कि भैया इसने उनके माइंडसेट को दिखाया कि एक ट्रस्ट डेफिसिट था, आप एजुकेशन बदल रहे हैं, आप सती प्रथा वगैरह को हटा रहे हैं, हालांकि गलत चीज़ थी, बट बहुत लंबे समय तक लोग रिजिड हो चुके थे, उनको इस सिचुएशन में रहने की आदत पड़ चुकी थी। तो अगर आप अचानक से इसे हटाएंगे, इसके बहुत रिपरकशंस आपको झेलने पड़ेंगे। और सोशल रिफॉर्म से एक और गवर्नर जनरल का नाम जुड़ता है, ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनके ज़माने में ही, चाहे हम वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें, वो आता है, बहुत प्रयास किए जाते हैं विडो रिमैरिज एक्ट को लाने के लिए, लेकिन वो बाद में आते हैं, इनके ज़माने में नहीं आ पाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म को लेकर कॉन्शियस थे, और इनको क्रेडिट दिया जाता है इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को करने का, ब्रिटिश कल्चर को इंपोज करने का मेन क्रेडिट जो है विलियम बेंटिक को ही दिया जाता है। तो ये भी MCQ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ अवध। जब हम इस रिवोल्ट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंटेंस ये रिवोल्ट अवध में ही था। यहीं पे सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, और यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग सड़कों पे उतरे हुए थे। अवध के रिवोल्ट को हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले जाना होगा अवध के रजवाड़े में, जिसको एनेक्स कैसे किया गया वो जानते हैं। तो 2 पार्ट है, सबसे पहले एनेक्सेशन ऑफ अवध, एंड दूसरी चीज़ इसके नवाब का एग्जाइल। इसके जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको डिस्पोजेस कर दिया गया, हटा दिया गया। तो उन दोनों को प्रोसेस वाइज देखते हैं। एनेक्सेशन की शुरुआत होती है 1801 में सब्सिडरी अलायंस साइन करने से। सब्सिडरी अलायंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था, जिससे जो भी इंडियन प्रिंसली स्टेट इससे साइन करता था, उसकी अंग्रेज़ों के साथ एक संधि होती थी। उसमें कुछ शर्तें थी जो अभी आगे चल के मैं बताऊंगा। मेजर इसका फंक्शन ये था कि ये बेसिकली प्रिंसली स्टेट को कमज़ोर कर देता था इंटरनली, कि अब उनके पास ना तो अपनी आर्मी होती थी, और वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों पे डिपेंडेंट हो जाते थे। तो अगर आपने ये अलायंस साइन कर लिया है, इट इज़ लाइकली टू बी कि आप अंग्रेज़ों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और आने वाले समय में आपको एनेक्स कर लिया जाएगा, अंग्रेज़ी हुकूमत में मिला दिया जाएगा। एनेक्स करना मतलब कब्जा कर लेना। सो 1801 में सब्सिडी अलायंस अवध ने साइन किया। और आगे बढ़े उससे पहले मैं इसकी शर्तों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से क्लैरिटी ले लें इसके ऊपर। तो हियर इन दिस बॉक्स यहाँ पे दिखाया गया कि सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798। तो ये डेट भी आप याद रखेंगे और इस शख्स को भी याद रखेंगे। इसमें कुछ शर्तें थी। जो भी रजवाड़ा इस सब्सिडरी अलायंस को साइन करता था, सबसे पहली चीज़ ये होती थी कि वो अंग्रेज़ी हुकूमत को जिम्मेदारी दे देता था कि आप हमारी एक्सटर्नल ताकतों से भी हमारी हिफाजत करेंगे, और इंटरनल थ्रेट्स भी हमारा काउंटर करेंगे। इंटरनल मतलब अगर कोई बगावत वगैरह होती है अंदर ही राज्य के, तो उसको भी आप ही ख़त्म करेंगे। इसका मतलब ये है कि उस देश के पास, उस राज्य के पास अब अपनी कोई आर्मी नहीं रहेगी, वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ी आर्मी पर डिपेंडेंट है। और इस वजह से इन द टेरिटरी ऑफ दैट एलाई, एलाई मतलब जो भी संधि को साइन करता है उसको एलाई कहेंगे, तो उस एलाई के टेरिटरी में एक ब्रिटिश आर्मी रहेगी, और जिसका पूरा खर्चा जो है वो राज्य उठाएगा, अंग्रेज़ नहीं उठाएंगे। तो द एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ दिस कंटिजेंट। और एलाई जो है
जिस स्टेट जैसे अवध ने साइन किया 1801 में, तो अवध में अब एक रेसिडेंट रहेगा अंग्रेज़ों का, काइंड ऑफ एम्बेसडर, जो कि अवध की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा। और जो जिस स्टेट ने सब्सिडी लाइन साइन किया है वो अंग्रेज़ों की इजाज़त के बगैर ना तो किसी से वॉरफेयर शुरू कर सकता है और ना ही किसी दूसरे पार्टी से, किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे राज्य से कोई एग्रीमेंट, कोई दोस्ती या दुश्मनी कर सकता है। सो दैट वॉज बेसिकली डन टू कंट्रोल ऑल द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट तत्कालीन एग्जिस्ट कर रहे थे, सब जो है वो अंग्रेज़ों के एलाई ही हैं। उन्होंने मोस्टली ने ये अलायंस साइन किया हुआ था और अवध ने इसको 1801 में साइन किया। और जैसे ही अवध ने इसको साइन किया, इससे होता क्या था कि आप ना मुक्त हो जाते थे अपनी जिम्मेदारियों से। अब अम्पायर को फिक्र ही नहीं है, नवाबों को फिक्र ही नहीं कि भाई हमें बाहर की ताकतों का भी सामना करना है या इंटरनल थ्रेट का भी सामना करना है। तो जब आपके सामने चैलेंजेस नहीं होंगे, आप हो जाते हैं बेकार। और यही होता था सारे प्रिंसली स्टेट के साथ। अवध के नवाब भी धीरे धीरे अय्याश बन गए, गाने के, खान पान के, मुजड़े के शौकीन बनते गए। और इससे अल्टीमेटली ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने उनको निकाल फेंका कि भाई अब तो पावरफुल है नहीं, हमारे किसी काम का नहीं, इसको हटाओ। सो इसी सिलसिले में अवध को कर लिया जाता है एनेक्स इन 1856 बाय लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने ही वो स्टेटमेंट दिया था कि अवध इज अ चेरी दैट विल अल्टीमेटली ड्रॉप इनटू अवर माउथ, की एक ऐसा फल है जो हमारे मुंह में ही आने वाला है, इसके लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन अवध में चल रहा था। और जब अवध को एनेक्स कर लिया गया 1856 में, उसी साल अवध के नवाब, जो कि काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी रिस्पेक्ट थी इनकी, काफ़ी मोहब्बत करते थे लोग इनसे, नाम था वाजिद अली शाह, उनको हटा दिया जाता है। और जो ग्राउंड यूज़ किया गया इनको हटाने के लिए, जो कारण दिया गया, दैट वाज मिस गवर्नेंस, कि भाई ये जो नवाब है, डलहौजी ने पत्र लिखा पार्लियामेंट को कि ये नवाब तो पागल है। क्योंकि बहुत सारे कानून यूज़ किए जाते थे किसी राज्य को एनेक्स करने के लिए। एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी था कि अगर आपका कोई लीगल सक्सेसर नहीं है, वारिस नहीं है, तो आपका राज्य, अंग्रेज़ी हुकूमत उसको एनेक्स कर लेगी। लेकिन ये एक रेयर ग्राउंड, एक रेयर रीज़न मिस गवर्नेंस का दिया जाता है। अवध के कॉन्टेक्स्ट में ही कहा गया कि ये जो नवाब है ये तो कुछ भी नहीं करता है, ये सुबह उठता है, खाना खाता है, गाने सुनता है, पेंटिंग देखता है और वापस सो जाता है, फिर सुबह उठता है, वही सब करता है। तो इस वजह से अवध को, हम अवध के लोगों को महफूज रखने के लिए इसको हटाना ज़रूरी हो गया है। एंड ऑन दैट ग्राउंड नवाब वाजिद अली शाह वॉज डिस्पोजेस्ड। एंड इसके बाद इनको भेज दिया गया एग्जाइल में। मितिया ब्रुज करके एक इलाका है कलकत्ता में, वहाँ ये जाते हैं। और इनके डिस्पोजिशन से जितना ज़्यादा दुख लोगों को नहीं हुआ, उससे ज़्यादा दुख होता है इनके एग्जाइल से। आप नवाब को हटा दें, लेकिन नवाब को हमसे आपने दूर कर दिया, आपने कलकत्ता भेज दिया। जो नवाब अवध की मोहब्बत थे, अब वो कलकत्ता चले गए हैं। एक एक करके साहित्यकार आते हैं, रोना धोना शुरू हुआ। बहुत सारे लोग तो इनके काफिले के पीछे जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक जाते हैं। कई लोगों ने स्टेटमेंट भी दिया है कि द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ बॉडी, की हमारे बॉडी से जो है वो तो रूह ही चली गई है, अब क्या करेंगे। और एक लोकगीत भी उस ज़माने में काफ़ी पॉपुलर हुआ, अंग्रेज़ बहादुर आइन और मुल्क ले लीनो, के अंग्रेज़ आए और उन्होंने हमसे हमारा मुल्क छीन लिया, हमारा वतन और हमारे सरबराह को, हमारे नवाब को छीन लिया। सो दैट वॉज हाउ अवध वॉज एनेक्स्ड एंड नवाब वाजिद अली शाह वॉज सेंट इनटू एग्जाइल। अब ये जो एग्जाइल में जाते हैं, तो इन्हीं के साथ ये जो लखनऊ की बिरयानी है वो कलकत्ता पहुंचती है। तो एक थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो है कि कलकत्ता की बिरयानी इनके ज़रिए ही वहाँ पहुंची है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना वो फिनोमेना नहीं है। उसके बाद अब ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि अवध को एनेक्स करने का कारण क्या था। दो स्ट्रैटेजिक कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि चूंकि अवध की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल है, गैंगेटिक प्लेन्स का इलाका है, तो वहाँ से लैंड रेवेन्यू काफ़ी आ सकता है। और दूसरा, अवध एक बफर स्टेट के तौर पर काम करता है। बफर स्टेट क्या होता है उसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मैप को। तो ये जो इलाका है दैट इज़ अवध, ठीक है, पूरा मान लेते हैं। और ये बंगाल है। अंग्रेज़ों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बंगाल, क्योंकि यहाँ से लैंड रेवेन्यू काफ़ी आता था और ये कोस्टल एक्सेस भी देता था। अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे ये सिख, ठीक है, सॉरी सिख और ये अफ़गान। तो सिख तो हालांकि न्यूट्रलाइज हो चुके थे तब तक, बट अफ़गानों पे कंट्रोल नहीं हुआ था। तो उनको खतरा ये था कि कहीं अफ़गान अटैक करके हमसे बंगाल न छीन ले, इसलिए उन्होंने अवध को एनेक्स किया कि अवध एक बफर स्टेट के तौर पे काम करेगा। जब कभी भी अफगानिस्तान से आर्मी आएगी पख्तूनों की, तो अवध में उनको रोकेंगे और यहीं पे डिसाइड कर लेंगे, बंगाल तक उनको पहुंचने ही नहीं देंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बफर स्टेट। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट के तौर पर काम करता है, इसी तरीके से अवध भी बफर स्टेट के तौर पर काम कर रहा था बंगाल और अफगानिस्तान पख्तूनों के अटैक के तौर पर। इसी तरीके से अवध भी एक बफर स्टेट के तौर पे काम करता है बिटवीन बंगाल एंड द पख्तून्स ऑफ अफगानिस्तान। अब जब एनेक्सेशन हुआ तो इसके बहुत अलग अलग परिणाम हुए, बहुत अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज हुए, वो देख लेना ज़रूरी है। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस था वो था कि एक भारी पैमाने पे जो इंडियंस थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। दोज हु यूज्ड टू वर्क एज रॉयल स्टाफ, जो आर्टिसंस के तौर पे, कारीगर के तौर पे काम करते थे, जो म्यूजिशियंस के तौर पे, डांसर्स के तौर पे काम करते थे, ये सब अब बेरोज़गार हो गए। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा इन आर्टिसंस को। जो ये हैंडीक्राफ्ट्स हमारे पूरी दुनिया में मशहूर थे, इनका फॉरेन मार्केट तो अंग्रेज़ों ने अपने पॉलिसीज़ के ज़रिए तबाह कर दिया, टैरिफ वगैरह बढ़ा के। और जो लोकल मार्केट है वो ऐसे ही इन प्रिंसली स्टेट को एनेक्स कर करके तबाह कर लिया गया। कि पहले ये जो आर्टिसंस थे, कपड़े बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, इनकी अच्छी डिमांड होती थी इन प्रिंसली स्टेट में।
महंगे सामानों को ये बनाते थे और यही खरीद पाते थे। अब जब ये भी बायर नहीं रहे तो आर्टिसंस की जो कम्युनिटी थी वो पूरी तरीके से जॉबलेस हो जाती है। तो एक तो ये रीज़न है, एक ये कॉन्सिक्वेंस हुआ। दूसरा, अवध कल्चर ख़त्म हो गया। वो पोइट्री, वो खान पान, वो मजलिस, वो सब चीज़ जो है आप यहाँ गायब देखते हैं आफ्टर द एग्जाइल ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। और अवध की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई क्योंकि वो मोहब्बत करते थे अपने नवाब से और आपने एक तो उनको हटा दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस कि भाई ये ख़राब रूल करता है। अगर ये ख़राब रूल करता तो हम सब नाराज़ होते। हम सब नाराज़ थोड़ी थे, खुश थे। हम तो नाराज़ हैं जब आपने इनको हटाया तब। और आपने न केवल इनको हटाया बल्कि आपने हमसे दूर भी कर दिया। ये बात बहुत खलने लगी। और उसके बाद अवध में अपने हिसाब से लैंड सेटलमेंट लगाना शुरू करते हैं जिसका नाम दिया गया समरी सेटलमेंट। तो समरी सेटलमेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम तालुकदारों का जिक्र करेंगे तब। तो दैट वाज हाउ अवध वॉज एनेक्स्ड, वाजिद अली शाह वॉज सेंट इनटू एग्जाइल एंड ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। तो अगर अवध के एनेक्सेशन का सवाल आता है तो आप इन तीनों चीज़ों को लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन 8 मार्कर एंड 3 मार्कर। अगर 3 मार्कर में है तो केवल एनेक्सेशन और उसकी रीज़न बताइए, और अगर 8 मार्कर है तो ये सब के बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने हैं विद द फ्लो चार्ट। अब आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा समरी सेटलमेंट के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय समरी सेटलमेंट। अवध में भी फर्टिलिटी काफ़ी सारी थी और अंग्रेज़ जो 1793 में जब इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लगाया उसके बाद से ही, उसके बेड़ागढ़ के बाद से इनको पता लग गया कि जो इंटरमीडियरी हैं ये एग्रीकल्चर का बेसिकली नुकसान करते हैं। इनको ऐसा लगता था। तो तालुकदार जो थे अवध में वो भारी मात्रा में थे। तो ये जो सेटलमेंट आता है 1856 जस्ट आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध, उसने क्या किया कि जितने भी अवध के तालुकदार थे, और ये जैसे बंगाल में ज़मींदार होते थे ऐसे ही अवध में तालुकदार होते थे। तालुक मतलब ज़मीन और इसको होल्ड करने वाले तालुकदार। तो इनका भी रसूख वैसा ही था। ये भी बहुत बड़े बड़े किले होल्ड करते थे। इनके पास भी अपनी आर्मी थी। तो इन्होंने जब ये सेटलमेंट लगाया तो इट वाज बेस्ड ऑन एजम्पशन कि जितने भी तालुकदार ये सब जो है वो सूदखोर हैं और जो बदमाश है, इनकी वजह से रैयतों तक पैसा नहीं पहुंच पाता है। तो तालुकदारों से क्या करो, इनसे इनकी ज़मीनें छीननी शुरू करो और इनको कमज़ोर करना शुरू करो। आर्मी रखना जो है वो प्रोहिबिट कर दो। सो दैट्स हाउ तालुकदार्स वेर ऑप्रेस्ड, तालुकदार्स वेर रिमूव्ड एंड टैक्स वेर टू बी कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स। अब ये सुनने में अच्छा लगता है कि पीजेंट से आप डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करिए, लेकिन जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ अपने क्लासेस में बच्चों को, इवन मैंने हिस्ट्री के क्लास में भी बताया है कि जब इन नॉर्मल किसानों का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता था ना, तालुकदारों के तौर पे, ज़मींदारों के तौर पे, अगर वो अच्छा आदमी था तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिलती थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फसल आपकी पूरी नहीं हो पाई है, आपके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि आप लगान दे पाएँ, तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो ज़मींदार है, जो मुखिया है, जो जोटेदार है, वो आपके बिहाफ पे चीज़ों को अरेंज करके अंग्रेज़ों को दे देता था। अंग्रेज़ एटलीस्ट आपकी ज़मीनें नहीं छीन पाते थे। तो जब ये तालुकदार, और ऐसा नहीं था कि हर तालुकदार खड़ा भी था, हर ज़मींदार खड़ा भी थे, इसमें काफ़ी अच्छे ज़मींदार, काफ़ी अच्छे तालुकदार भी आते थे, दोज़ हू केयर्ड अबाउट द पीजेंट्स। जब तालुकदार हटाए जाते हैं तो एक तो इनका खुद का नुकसान हुआ। जैसे कहा जाता है कि ब्रिटिश टाइम से पहले तालुकदार तकरीबन 67% ज़मीन होल्ड करते थे पूरे अवध के गाँव की, और इसके आने के बाद ये आंकड़ा सीधे आधा हो जाता है, 38% के करीब आ गया, और उसके बाद धीरे धीरे और कम होता गया। तो एक तो तालुकदारों को आपने उनके ज़मीनों से हटा दिया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, कहा कि भाई देखो, पहले मान लो अगर ये 30% टैक्स लेते थे तो बीच में तालुकदार भी आता था, इनका भी कट देना पड़ता था। अब चूंकि रैयतों को तालुकदारों का कट देना नहीं है, रैयत मतलब एक नॉर्मल किसान, तो उन्हें डायरेक्टली अब जब हमें ही देना है तो टैक्स रेट बढ़ा दिया गया। क्योंकि अब इंटरमीडिएरी है नहीं तो उसको कट देना नहीं है, तो टैक्स रेट वॉज ओवर एसेस्ड फ्रॉम 30 to 70%, मतलब ये बढ़ा चढ़ा के अब टैक्स रेट लगाया गया, और इससे अल्टीमेटली किसानों को नुकसान होता है। अगर टैक्स रेट वैसा ही रहता तो शायद ना होता, लेकिन चूंकि बढ़ा दिया इन्होंने तो पीजेंट सफर्ड अ लॉट। अब हम पढ़ेंगे द मास पार्टिसिपेशन इन अवध। अब जब हमने कहा था कि अवध में सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आखिर इतने लोग पार्टिसिपेट करते क्यों थे? क्यों पीजेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? क्यों अवध के जो सिपाहीज है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और क्यों तालुकदार पार्टिसिपेट करते हैं? मेनली 3 कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर आपको अभी तक चीज़ें क्लियर लग रही हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस, जो कि इस टाइप के कंटेंट हम बोर्ड्स के लिए, CUT के लिए लगातार बनाते हैं। एंड आवर टारगेट इज़ टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट फॉर ह्यूमैनिटीज़, और एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना है पूरे ह्यूमैनिटीज़ डोमेन के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट अस इन दैट। हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक एंड सब्सक्राइब तो करे ही करे विदाउट एनी हेजिटेशन। जब हम अवध में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आएगा तालुकदारों का। देखो, इसमें जो रूलिंग एलीट थे वो तो शामिल थे ही, क्योंकि उनका तो राज्य छीन लिया गया था, तो उनके पास तो एक वैलिड रीज़न था। तो इसमें एक बॉक्स आप रूलिंग एलीट्स का भी लगा सकते हैं, द रूलिंग एलीट्स ऑफ अवध। तो वाई दे वेयर इनटू द बैटल फील्ड, क्योंकि उनके राज्य को छीन लिया गया था। तालुकदार क्यों आए थे? तालुकदार आए थे बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। सबसे पहले 1857 के रिवोल्ट से पहले, और ये जो 1 साल बीता था समरी सेटलमेंट का, इसके तहत इनकी ज़मीनें छीन ली गई। सो तालुकदार्स वर डिस्पोजेस्ड फ्रॉम दियर लैंड्स, इनके फोर्ट्स छीन लिए गए, इनकी आर्मी जो है वो तबाह कर दी गई। और इससे पहले बड़ी बड़ी आर्मी रखा करते थे, घुड़सवारों की, इन्फेंट्रीज़ की।
Many तालुकदार्स ऑफ सदर्न अवध लॉस्ट एज मच एज हाफ ऑफ द विलेजेस दैट दे अर्लियर हेल्ड। और कई सारे साउथ अवध के जो तालुकदार थे उन्होंने अपनी आधी ज़मीनें खो दी, और जो ये पुश्तैनी होल्ड करते आ रहे थे, सदियों से होल्ड करते आ रहे थे, तो इसने काफ़ी ऑर्गेनाइज किया और इस वजह से जो है ये जुड़ते हैं। तालुकदारों के बाद अगर बात करें पीजेंट्स की कि आखिर वो क्यों इतने भारी मात्रा में इस अवध के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके पास भी बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था कि भाई टैक्सेशन बहुत ज़्यादा कर दिया गया था। दूसरा कि पहले क्या होता था कि तालुकदार्स उनके मदद के लिए वहाँ पे होते थे। अब चूंकि वो खुद ही पावरलेस हो चुके थे, उनको खुद ही हटा दिया गया था, तो अब डायरेक्टली रैयतों को यानी कि किसानों को अंग्रेज़ों से डील करना पड़ता था, एंड उसमें नेगोशिएशन कभी नहीं हो पाता था। तो एक जो रिलेशनशिप था गार्जियन और सब्जेक्ट का, तालुकदार और किसानों के बीच, वो टूट जाता है। दैट वाज अ सोशल रिलेशनशिप। और तीसरी चीज़, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ये जो अवध के किसान हैं, पूर्वांचल के किसान हैं यूपी में, उनके बच्चे बहुत सारे सिपाही के तौर पे ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चों के साथ जुल्म होता है, अब्यूसिव ट्रीटमेंट होता है, एंड फिर वो जो र्यूमर वाली बात फैली, तो वो उसको लेके भी काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि भारी मात्रा में अवध जो है वो सिपाहीज प्रोड्यूस करके देता था ब्रिटिश आर्मी को। सो दैट वाज द एंगल ऑफ पीजेंट्स। अब आगे बढ़ेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एंगल ऑफ सिपाहीज कि भाई आखिर ये क्यों इतना ज़्यादा इंथुजियाज्म से लगे हुए थे। अपार्ट फ्रॉम द फेथ वाला जो एंगल है, जो इनफील्ड राइफल वाला इशू है, उसके बियॉन्ड भी कारण थे। सबसे पहला कारण था डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो था सिपाहीज और उनके ऑफिशियल्स के बीच, यानी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच, मेजरली ऑफिशियल रैंक पे अंग्रेज़ ही होते थे, अंग्रेज इंडियंस तो हो नहीं सकता था वहाँ पे कोई। तो वो अंग्रेज़ इनके साथ काफ़ी अब्यूसिव ट्रीटमेंट करते थे, मार पिटाई, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन हो जाती है। हालांकि ये पहले नहीं था, बट दैट चेंज्ड विद द टाइम। ऊपर से पैसे इनको काफ़ी कम मिलते थे। अगर सिपाही के रैंक पे ही अगर कोई अंग्रेज़ है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, इनको नहीं मिलता था वो सब। रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और कार्टरेज का जो इशू था वो तो था ही। एंड बियॉन्ड दैट, जैसे सिपाहीज की कंडीशन को देख के अवध के पीजेंट काफ़ी चिंतित थे, ऐसे ही अवध के पीजेंट्स के सिचुएशन को देख के ये सिपाहीज बेचारे बड़े चिंतित थे। और ये जो इमोशन है वो एक्सचेंज हुआ। हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि इनके जो फादर है, इनकी जो मदर है, दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स, एंड वहाँ पे उनको टैक्सेशन की मार पड़ रही है अंग्रेज़ों की तरफ से। और वो जो किसान काम कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे बच्चों के साथ भी जो है अन्याय हो रहा है, जो इनकी सर्विस में लगे हुए हैं, इनके आर्मी में काम करते हैं। बिकॉज अवध के बहुत सारे बच्चे जो है वो बंगाल आर्मी में, ब्रिटिश रेजिमेंट्स में काम करते थे। इट वॉज कॉल्ड एज अ नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। सो ये आप फैक्ट याद रखेंगे फॉर एमसीक्यू। एंड दैट्स हाउ आप देखते हैं कि अलग अलग तबके के लोग इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। सबके पास अपनी अपनी वजह है। इसके अलावा जो रॉयल स्टाफ्स थे वो तो अनएम्प्लॉयड हो ही चुके थे बिकॉज ऑफ द एनेक्सेशन, तो वो भी आते हैं। अगर आप चाहें तो एक बॉक्स उसका भी डाल सकते हैं, पार्टिसिपेशन फॉर रॉयल स्टाफ्स एंड द रॉयल एलीट्स। तो चूंकि डिस्पोजिशन हो चुका था नवाबी का, तो वो भी इस रिवोल्ट में आके कूदते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि सिपाहीज के साथ जो संबंध थे अंग्रेजी ऑफिसर्स के, वो हमेशा से ख़राब नहीं थे, तो ये संबंध समय के साथ बदले हैं, तो थोड़ा उस संबंध को देखना भी ज़रूरी हो जाता है। हाउ वाज अ रिलेशन बिटवीन सिपाहीज एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इनिशियली जब हम बात करें 1820s के आसपास, जब धीरे धीरे सिपाहीज को रिक्रूट करना शुरू ही किया था इन्होंने, अच्छे संबंध थे। एक गार्जियन का रिलेशन होता था। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो सिपाहीज के गार्जियन के तौर पे सिपाहीज उनको देखते थे, एक फादर फिगर के तौर पे देखते थे। दे यूज टू टेक पार्ट इन दियर लीजर एक्टिविटीज़। साथ मिलके जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं इंडियन सिपाहीज के साथ रेसलिंग क्या करते थे, फेंसिंग क्या करते थे, फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, और उनको ट्रेन करने के लिए भी। लेकिन 1840s के आसपास क्या होता है, वही जो एक सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग है, जेम्स स्टुअर्ट मिल वगैरह आते हैं, मैकाले आते हैं, ऐसा लगने लगा कि जो इंडियंस है दे आर बेसिकली रेशियली इन्फीरियर दैन द ब्रिटिश, और वहाँ से संबंध बिगड़ने शुरू होते हैं। ऑफिसर्स स्टार्टेड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और उन्होंने रेशियली डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया, मार पिटाई करनी शुरू की, वेजेस कम देने शुरू किए, मजदूरी दिहाड़ी कम मिलती थी, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो इस तरीके से 1840s के बाद ये संबंध भी बिगड़ता है। एंड अल्टीमेटली दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि क्यों जो सिपाहीज हैं वो बहुत नाराज़ थे। वो जो कार्टरेज का इशू था, वो तो जस्ट वो इशू था जिसने पानी को, जो कहते हैं ना, सर से ऊपर चला गया, वो करके दे दिया। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो दिस इज़ वाई अवध में जो रिवोल्ट है सबसे ज़्यादा इंटेंस था, और काफ़ी समय लगता है इसको कंट्रोल करने में। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द विजन ऑफ रेबल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं कि भाई रेबल्स या जो जो भी रिवोल्यूशनरीज इस मूवमेंट का पार्ट थे, वो क्या सोचते थे, क्या उनका पर्पस था, अंग्रेज़ों को हटा के क्या करना चाहते थे, और किस तरीके से उन्होंने लोगों को यूनाइट किया, उसको एक बार देखते हैं। अगेन, इफ़ यू आर फाइंडिंग द लेक्चर हेल्पफुल, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, हमारी एक्सप्लेनेशन बाकियों से अलग लग रही है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें,
दैट इज़ अ रीच, और वो आप हमें दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें रेबल्स के बारे में अगर जानना है तो व्हाट आर द सोर्सेज टू नो। बहुत कम सोर्सेज हैं क्योंकि ज़्यादातर जो रेबल्स थे वो पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो वी हैव लिमिटेड सोर्सेज। कुछ पब्लिक सोर्स हैं, जैसे उन्होंने प्रोक्लेमेशंस डाले हुए थे जिसको इश्तिहार कहते हैं, ताकि लोग इसमें काइंड ऑफ अपील टू ऑल ऑफ द पीपल, ताकि लोग जुड़ सके इसमें। तो उससे उनके माइंडसेट के बारे में पता चलता है। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे भी पता चलता है, हालांकि ये तो बाइस्ड ही होंगे। और तीसरा, कुछ एक लेटर्स भी है हमारे पास जो एक रेबल ने दूसरे को लिखा, या 2-3 कैंटोनमेंट में ये चीज़ एक्सचेंज हुई पत्र व्यवहार का, तो उसका भी प्रमाण है। हालांकि ये प्रमाण काफ़ी कम है। मेजरली वी आर इनलाइटेंड बाय द थॉट्स ऑफ रेबल फ्रॉम द प्रोक्लेमेशन ओनली, इससे ही हमें ज़्यादातर चीज़ें पता चलती हैं। और अभी हम आपको एक प्रोक्लेमेशन भी दिखाएंगे आजमगढ़ का, और एक लेटर भी दिखाएंगे, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर ये सोचते क्या थे। अगर इनके विज़न की बात करें, व्हाट दे वांटेड 3 थिंग्स। सबसे पहली चीज़, हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना। वो जान चुके थे कि अंग्रेज़ तब तक इंडिया में टिके रहेंगे जब तक ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों अलग है, टूटे हुए। इनको जोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, वेज वॉर अगेंस्ट ऑल सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन। न केवल अंग्रेज़ बल्कि अंग्रेज़ी सिविलियंस, वो साहूकार, वो बड़े ज़मींदार जिन्होंने हमेशा लोगों का खून चूसा है, उन सब को तबाह बर्बाद करो। और तीसरी चीज़, रीस्टोर द प्री ब्रिटिश वर्ल्ड, कि जो ये प्री ब्रिटिश वर्ल्ड था जिसमें मुगल एम्पायर था और इतने सारे सल्तनतें और रजवाड़े थे जिसमें लोग यूनाइटेड तौर पर रहते थे, एकत्र होकर रहते थे, उसको, उस कल्चर को हमें वापस से रीस्टोर करना है। तो जैसे आप प्रोक्लेमेशंस देखेंगे तो उसमें कई बार मुगल वर्ल्ड की बात की जाती है कि जैसे मुगल वर्ल्ड में हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे, ऐसे ही हम लोग इन अंग्रेज़ों को हटा के वापस से वही दुनिया रीस्टोर करेंगे। सो दीज 3 वेर द मेजर विजन्स जो हमें रेबल्स के सोर्सेज से हाईलाइटेड मिलते हैं। अब अगर हम इनके प्रोक्लेमेशंस को देखें तो वी सी एन इको ऑफ विजन ऑफ यूनिटी, के बार बार वो एकता की बात कर रहा है। और ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाई यूनिटी के विजन को लेके रेबल्स कितना सीरियस थे और कैसे उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो सबसे पहले तो प्रोक्लेमेशंस डालते थे। द प्रोक्लेमेशंस ऑफ रेबल्स अपील्ड हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू ज्वाइन द रिवोल्ट, टू बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्ट। और बार बार मुगल एरा का एग्जाम्पल देते थे कि हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को हटा के वो मुगल कल्चर वापस से रिस्टोर करेंगे जहाँ पे हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे, और जो अभी अंग्रेज़ों की वजह से टूट चुके हैं। एंड टू अट्रैक्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये जो प्रोक्लेमेशन है वो भगवान महावीर के नाम पे भी और प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे भी इशू किए जाते थे, ताकि दोनों सेक्ट के जो एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं, इनके नाम पे अगर प्रोक्लेमेशंस जारी किए जाएंगे तो लोग इनको सीरियसली लेंगे एंड पीपल विल ज्वाइन द रिवोल्ट एज मच एज पॉसिबल। तो थ्रू प्रोक्लेमेशंस रेबल ट्राइड टू यूनाइट डिफरेंट इंडियन क्लासेस एंड परसुएडेड देम कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो मेजरली इन इश्तिहारों से ही हमें ये पता चलता है कि रेबल्स ने जो है इंडिया के डिफरेंट क्लासेस को, न केवल कम्युनिटी बल्कि डिफरेंट क्लासेस को, चाहे वो ऑफिशियल्स हो, जो इंडियन ऑफिशियल्स काम करते थे अंग्रेज़ों के यहाँ, या मर्केंट्स हो, या ज़मींदार हो, या कारीगर हो, इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ाई लड़ी जा सके। और इससे हमें उनके यूनिटी के विज़न का पता चलता है। अब हम एक आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन देखते हैं जिसमें हमें इनके यूनिटी के विज़न के बारे में पता चलता है कि कैसे इन्होंने अलग अलग क्लास के लोगों को यूनाइट किया। सो दिस इज़ द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। वैसे तो मैंने एक सोर्स के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें सारे सोर्सेज को मैंने बड़े तफसील में एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे देख सकते हैं। मैं एक बार हाईलाइट बता दूंगा कि सोर्स में कहा क्या जा रहा है। ये जो प्रोक्लेमेशन, इसको कहा जाता था इश्तिहार। ये हिंदी, उर्दू, पर्शियन, इन 3 लैंग्वेज में ये लोग इशू करते थे। और कहा यह जाता था, देखो ये जो प्रोक्लेमेशन है इसमें अलग अलग कम्युनिटी की बात की जा रही है। ज़मींदारों को भी अपील किया जा रहा है, व्यापारियों से भी अपील की जा रही है, पब्लिक सर्वेंट्स जो है, मतलब इंडियन जो सिविल सर्वेंट ऑफ ब्रिटिश काम करते हैं उनसे भी अपील की जा रही है, आर्टिसंस, कारीगरों से भी अपील की जा रही है, फ़कीरों से भी अपील की जा रही है। और सबके अपने अपने रीजंस बताए जा रहे हैं। ज़मींदारों को कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अंग्रेज़ आपको जलील करते हैं, टैक्सेस बढ़ा दिया, आपके पावर्स छीन लिए हैं, तो हम वो नहीं करेंगे। जब हमारी हुकूमत आएगी, जब वापस से हम लोग मुगलिया दौर रिस्टोर करेंगे, तो आपको वो इज़्ज़त मिलेगी जो मुगल दौर में मिलती थी। तो इस तरीके से ज़मींदारों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मर्केंट्स को कहते हैं कि इंडिया जो है वो गरीब हो चुका है, और जिस तरीके से धोखे से अंग्रेज़ों ने पूरे ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली बना ली है, हम इस मोनोपोली को ख़त्म करेंगे। और इंडियन लोकल ट्रेडर्स का जो है हमारे दौर में, अगर हम वापस से इस दौर को रिस्टोर कर पाते हैं, तो उनका बोलबाला रहेगा। पब्लिक सर्वेंट्स को कहा जाता है कि आप अगर अंग्रेजी मुलाजिम है, मुलाजिम मतलब ऑफिशियल, तो आप उन छोड़ के हमारे साथ आइए। आपको भी फिलहाल के लिए हम कुछ पैसा भी देंगे कंपनसेशन के लिए, और जिससे आपका काम आसान होगा। और फिर जब हम मुगल वर्ल्ड को वापस से रिस्टोर करेंगे तो यू विल बी एम्प्लॉयड अंडर द बादशाही गवर्नमेंट। बादशाही गवर्नमेंट का मतलब इसी मुगल गवर्नमेंट से। आर्टिसन से भी वायदा कर रहा है कि ये जो कारीगर जो आपका मार्केट इन अंग्रेज़ों ने खा लिया, उन प्रिंसली स्टेट को तबाह बर्बाद करके, वो वापस से हम रिस्टोर करेंगे। यू विल बी एम्प्लॉयड। जैसे आपको अभी बेगरी के सिचुएशन में भीख मांगने की कगार पे इन्होंने छोड़ा है, ऐसा नहीं होगा।
और आखिरी में जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो स्पिरिचुअल फिगर्स हैं, उनको भी अपील की जा रही है कि आप भी आके जुड़िए, आपके ब्लेसिंग्स की, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, बिकॉज़ इट्स अ काइंड ऑफ होली वॉर। और ये होली वॉर का कॉन्टेक्स्ट अगर आप इस सोर्स में देखें तो यहाँ पे भी डिस्कस्ड है। ये बेसिकली एक पिटीशन है किसी सिपाही की, जिससे वो बताना चाहता था कि व्हाट बेसिकली ही थॉट ऑफ। तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ जो है ये क्या कर रहे हैं। अगर आप इस सोर्स को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अंग्रेज़ ऐसे बंदूकों को इशू कर रहा है जो हमारे दीन को भ्रष्ट करते हैं, ऐसे आटों को मार्केट में बेचते हैं जो हमारे दीन को भ्रष्ट करते हैं। और जैसा प्रोफेसीज़ वगैरह उस ज़माने में काफ़ी डोमिनेंट थी, तो इस बॉक्स में उस प्रोफेसी का भी जिक्र कहा जा रहा है कि हमें केवल 2 साल के लिए लड़ाई लड़नी है और फिर हम इन अंग्रेज़ों को हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा धर्म ही बर्बाद हो जाएगा, इफ़ द रिलीजन ऑफ ए हिंदू और मुसलमान इज़ लॉस्ट, व्हाट रिमेन्स इन द वर्ल्ड, कि अगर हमारा दीन ही ख़त्म हो गया तो बचेगा क्या? तो बेसिकली एक दीनी लड़ाई है, इसको एक होली वॉर का एंगल देने की कोशिश की गई। और इसके पीछे रीज़न ये भी आप दे सकते हैं कि अगर होली वॉर आप कंसिडर करते हैं और क्लेम करते हैं तो फिर जो दायरा है लोगों का वो और बढ़ जाता है। फिर कई और लोग भी आएंगे जो मामूली किसी फिरंगी राह से लड़ने नहीं आएंगे, हो सकता है धर्म के नाम पे आ जाए। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न। इस रेबेलियन में जो यूनिटी का विज़न था वो तो हाईलाइट है ही। इसके अलावा जो हमने बात की, दे अटैक्ड ऑल द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन। इन्होंने अंग्रेज़ों को तो मारा ही मारा। इसके अलावा चाहे आप बात करें मनी लेंडर्स की जो परेशान करते थे लोगों को, या बड़े ज़मींदारों की, दुकानदारों की जो सूद पे पैसा देके लोगों का बेड़ा गर्क करते थे, उनको भी काफ़ी परेशान किया। उनके घरों को भी जलाया गया, उनके डेड बॉन्ड से उनके अकाउंट बुक्स भी जला दिए गए। सो दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट ऑल द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। चाहे आप अंग्रेजी ऑफिशियल्स की बात करें, मनी लेंडर्स की बात करें, या रिच एलीट्स की बात करें। और आखिरी में जो रिवोल्यूशनरी का एक विजन था कि वी विल रीस्टोर द मुगल वर्ल्ड, द प्री ब्रिटिश वर्ल्ड, वो भी वो करने की कोशिश करते हैं इन अवध। जब अवध में एक लंबे समय तक इनका कंट्रोल रहा, दिल्ली, कानपुर, अवध, ये तीनों जगह पे ढा दिए जाते हैं अंग्रेज़। और मई जून में तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे सामने। तो इसके बाद अवध में इन्होंने अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू किया, अपॉइंटमेंट्स ऑन डिफरेंट पोस्ट। आर्मी के लिए अपॉइंटमेंट्स लगाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट्स लगाए गए, अरेंजमेंट्स वेर मेड फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, पेमेंट के लिए सिस्टम बनाया गया। आर्मी में एक चेन ऑफ कमांड बनाया गया, सिस्टम ऑफ हायरार्की बनाई गई। और ऐसा लगने लगा कि हम लोग जो है अवध पे वापस हमने कंट्रोल पा लिया है। मैंने ब्रिजेश कदर का जिक्र किया था। तो जब नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया जाता है तो उनके बेटे थे ब्रिजेश कदर। तो ये जो ब्रिजेश कदर हैं इनको नवाब बनाया जाता है। हालांकि ये लड़ तो नहीं पाते थे, बहुत छोटे थे, लेकिन ये नॉमिनली नवाब थे। इसलिए मैंने कहा था कि आगे मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। सो अवध में हम ये देखते हैं द अपॉइंटमेंट्स वर मेड, आर्मी एक सिस्टमाइज की जाती है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का कोई प्रोसेस डाला जाता है। मीन्स ये है कि रेबेल्स जो है वो इस बात को लेके सीरियस थे कि हमारे हाथ में अवध का कंट्रोल रहेगा ही रहेगा, नो वन कैन टेक ओवर दिस फ्रॉम अस। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। जब अंग्रेज़ी रीइंफोर्समेंट आई और धीरे धीरे जो है रेबेलियन कमज़ोर पड़ना शुरू हुआ। और जो मैंने कहा भी एक रीज़न है रेबेलियन के कमज़ोर होने का कि एक पैन इंडिया लीडर नहीं था। और नॉर्थ इंडिया में जितने भी ऐसे लीडर थे वो सब में अपना कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट था। अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ तो रहे थे बट सबके अपने स्पेसिफिक रीजंस थे। कलेक्टिव फाइट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न था बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। और जब ये कोलैप्स हुआ तो ये जो इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनाया था ये भी टूट जाता है। वापस से अवध को अंग्रेज रिकॉन्कर कर लेते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, कि भैया कैसे इसको क्रश किया जाता है। देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के ज़रिए पूरे इंडियन टेरिटरी को, नॉर्थ इंडिया में ही चूंकि एक्टिव था, साउथ में तो एक्टिव था नहीं, तो वो जो है अंग्रेज़ वापस से लेते हैं, रिकवर करते हैं। सबसे पहले स्टेप के तौर पे इन्होंने क्या किया, कड़े कानून पास किए, मार्शल लॉ जिसको हम कहते हैं। दूसरे स्टेप में दिल्ली को कैप्चर करने की शुरुआत हुई। आसानी से दिल्ली कैप्चर हो जाता है, ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती है। तीसरे स्टेप में अवध और जो बाकी का गेंगेटिक प्लेन्स है इंक्लूडिंग बिहार और कुछ रीजन बंगाल के, उनको भी कैप्चर किया जाता है और यहाँ पे बहुत मुश्किलात इनको झेलना पड़ा। और चौथे स्टेप में इन्होंने डिप्लोमेसी का भी सहारा लिया, वो देखेंगे कैसे लिया। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्शल लॉ। सम लीगल स्टेप्स वर टेकन। मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ जैसे ही ये रेबेलियन फूटता है, मार्शल लॉ लगा दिया गया। और इसमें क्या था कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स छोड़े, जो नॉर्मल सिविलियन है, ब्रिटॉन है, वो भी किसी रेबल को केवल सस्पिशन के आधार पर पनिश कर सकता था। केवल सस्पिशन के आधार पे आप किसी को मार सकते हैं, गोली मार सकते हैं, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ अधिकार दिए गए ताकि बहुत ब्रूटली सप्रेस किया जाए इस मूवमेंट को। दूसरी चीज़, एक मिलिट्री क्रैकडाउन लॉन्च हुआ टू प्रॉन्स्ड अटैक के तौर पे, मतलब दो तरफा अटैक अंग्रेज़ों ने शुरू किया। एक लाहौर से आर्मी इनकी निकली दिल्ली कैप्चर करने के लिए, आप मैप में भी देख सकते हैं, ये आप देखें एरो, यहाँ से एक आर्मी निकली है लाहौर से दिल्ली कैप्चर करने के लिए। और एक कैलकाटा से निकली है ताकि इस पूरे गैंगेटिक प्लेन्स को, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंस है ये रिवोल्ट, उसको कैप्चर किया जा सके।
तो रीइंफोर्समेंट आ जाती है मेरे हिसाब से, कोई जुलाई तक आ गई रीइंफोर्समेंट। एंड देन टू प्रॉन्स अटैक वाज लॉन्च्ड, मतलब दो तरफा अटैक लॉन्च होता है, एक कैलकाटा से और एक लाहौर से। और इसके तहत यहाँ पे तो चूंकि काफ़ी समय लगता है इसको कॉन्कर करने में, बट इसको दिल्ली को ये बहुत जल्दी पा लेते हैं। बाय द सितंबर 1857 दिल्ली वाज होली रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, और बहादुर शाह जफर जो है उनके बेटों को फांसी पे लटका दिया जाता है और उनको जो है रंगून भेज दिया जाता है एग्जाइल में। जैसे वाजिद अली शाह को भेजा गया वैसे वो भी चले जाते हैं रंगून। उसके बाद बात करते हैं अवध कैसे कॉन्कर हुआ। तो अवध में लंबी लड़ाई लड़ी। अवध में एक तो लखनऊ को कैप्चर करने में भी काफ़ी समय लगा, और ग्रामीण जो इलाके थे वहाँ पे काफ़ी इनको मुश्किलात हुई, और जिसका जिक्र अंग्रेजी ऑफिशियल्स करते हैं कि भाई अवध के गांव में तो लगभग हर आदमी रेबल है, पता नहीं इनके पास हथियार कहाँ से आ जाते हैं, अगर ये इन पे अटैक किया जाए तो तुरंत में तितर बितर हो जाएंगे और तुरंत में वापस से जुड़ के हमारे ऊपर अटैक भी कर देते हैं। सो इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर द ब्रिटिश टू रिकैप्चर अवध एंड द नॉर्थ इंडिया, स्पेशली द गंगेटिक प्लेन्स। तो उन्होंने एक एक गांव जीत के अवध को कॉन्कर किया, क्योंकि क्या है ना, वहाँ पे सिपाहीज भी एक्टिव हैं और जो सिविलियंस हैं, मामूली लोग हैं, वो उन्होंने भी हथियार उठा लिए। तो इससे काफ़ी सिचुएशन प्रिकैरियस हो जाती है, गंभीर हो जाती है। बट अल्टीमेटली मार्च 1858 तक आते आते पूरा जो गैंगेटिक प्लेन्स था, इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ अवध एंड द बिहार, वो सब इनके कंट्रोल में आ चुका था। और इस पूरे रिकैप्चरिंग के प्रोसेस में इन्होंने वॉरफेयर तो किया ही किया, इन्होंने डिप्लोमेसी का भी सहारा लिया। इन्होंने उन ताल्लुकदारों को, उन ज़मींदारों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जिनकी ज़मीनें इन्होंने छीनी थी। कहा गया कि भैया अगर आप हमें इस रिवोल्ट में हमारा साथ देते हैं तो हम आपको आपकी छीनी हुई ज़मीनें वापस कर देंगे। कुछ जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो तो इस प्रपोजल पे एग्री हो गए, बट मेजरली दे कुड नॉट एग्री, क्योंकि उनका ट्रस्ट जो है वो स्टेक पे लगा हुआ था और वो लीडर थे अपने इलाके के। तो दे डिडंट एग्री, और बहुत सारे इसमें से शहीद हो जाते हैं, और जो बच गए बहुत सारे लोग इसमें से नेपाल चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स जिनका ट्रेस नहीं मिल पाया है। नाना साहेब सेकंड के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी शायद नेपाल चले गए थे आफ्टर ऑल दिस रिवोल्ट वाज क्रश्ड, तो ऑप्शन नहीं बचा था और वहीं पे वो शहीद हो गए। सो दैट वाज हाउ ब्रिटिश यूज्ड डिप्लोमेसी अलॉन्ग विद वॉरफेयर टू कंट्रोल द रीजन ऑफ अवध एंड द दिल्ली। और यहाँ पे अगर आप कुछ तस्वीरें देखें तो ये दिल्ली की एक मस्जिद की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि आफ्टर दिस रिवोल्ट ये अबैंडन कर दी गई और क्षतिग्रस्त भी हुई है। एंड उससे भी ज़्यादा ब्रूटल और हॉरर इमेज जो आप देख सकते हैं वो ये है। दिस इज़ एक ये गार्डन है, प्लेजर गार्डन, और ये छोटा सा आप कह सकते हैं एक महल भी बना हुआ है। इसके सामने आप इंसानी कंकाल देखें। ये फोटोग्राफ्स 1858 में आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट लिए गए, और इसमें आप देख सकते हैं किस लेवल पे लोगों को मारा गया होगा, किस लेवल पे ब्रूटैलिटी दिखाई गई होगी। तो दो टाइप की ब्रूटैलिटी हम देखते हैं, एक तो वॉरफेयर में, और उसके बाद जितने भी कैद किए गए प्रिजनर्स, उनको बहुत बेदर्दी से मारा गया, तोप के सामने लटका के मारा गया, सरेआम फांसी दी गई पहाड़ों के सामने, ताकि लोग देख सके और वो टेरराइज हो सके, आगे कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत भी ना करे। तो वो सब आगे चल के हम देखेंगे। सो दैट्स हाउ दिस रिवोल्ट वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। तो अब जब हमने इस पूरे रिवोल्ट को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया है, तो ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट वेर द रीजंस बिहाइंड दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या ये केवल उन र्यूमर्स का नतीजा था, या इसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें थी? क्योंकि इकोनॉमिक एंगल भी था, वो भी हमने देखा, पॉलिटिकल एंगल भी है, सोशल एंगल भी है, धार्मिक एंगल तो था ही था। सो जितने भी ऐसे रीजंस हैं उनको आप चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला सोशल एंड रिलीजियस रीजंस, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो इनको आप एक तरफ रखें। देन देयर वर सम पॉलिटिकल रीजंस, कुछ मिलिट्री रीजंस भी थे और कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी थे। ये मैं सेपरेटली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 8 मार्कर में पूछा जाता है, तो आप चाहें तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाएंगे और इन चारों हेडिंग के अंदर ये जो पॉइंट्स मैं आगे बताने वाला हूँ उनको लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सोशियो रिलीजियस रीजंस की, तो जब ब्रिटिशर्स आते हैं इन द 19th सेंचुरी, बेसिकली फर्स्ट हाफ में, खास करके बेंटिंग के ज़माने में 1830s में, इन्होंने बहुत सारे सोशल चेंजेस करने शुरू किए। वेस्टर्न एजुकेशन इंप्लीमेंट किया, सती एबॉलिशन के लिए काम करना शुरू किया, मतलब रिफॉर्मर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, उसको इन्होंने हवा दे दी। ठीक है, फिर विडो रिमैरेज एक्ट भी आ जाता है डलहौजी के ज़माने में। इससे बहुत सारे इंडियंस जो है, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारी इतनी पुरानी प्रथाओं को ये बदल रहे हैं, दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें काफ़ी ख़राब है, इनको बदलना चाहिए। उनको ऐसा लगा कि ये हमारे पुरानी प्रथाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी फॉरेन रूलर्स इंडिया में आए थे, बट दे नेवर ट्राई टू इंटरफेयर इन द सोशल लाइफ। इसके बियॉन्ड जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने प्रोसेलेटाइजेशन बहुत बड़े स्केल पे करना शुरू किया। प्रोसेलेटाइजेशन मतलब धार्मिक कन्वर्जन। तो इससे एक ट्रस्ट इशू डेवलप हुआ, एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ कि ये हमारे नहीं है और ये हमारे धर्म के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे फेथ के ऊपर अटैक करते हैं। और फिर चाहे आप कार्टरिज की बात करें, बोन डस्ट की बात करें, ये सब एक जंगल की आग की तरफ फैली, क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेज़ों के साथ जो इंडियंस है उनका ट्रस्ट नहीं था, उन पर यकीन नहीं था। तो जब ये कार्टरिज का इशू है या बोन डस्ट का इशू है तो लोग इसे सीधे तौर पर मानने लगे। तो ये एक एंगल है। दूसरा एंगल है पॉलिटिकल, जिसमें जिस तरीके से ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करते थे,
चाहे वो डॉक्टर ऑफ लैप्स के रीज़न से हो या अवध में जो हमने देखा मिस गवर्नेंस के रीज़न से। तो इससे बहुत सारे इंडियन मोनैक्स और रॉयल फैमिलीज़ घबरा चुके थे और उनके साथ साथ इंडियन मासेस भी घबरा चुके थे, क्योंकि जब ये रॉयल फैमिलीज़ डिस्पोज होती थी, जब इनको हटाया जाता था, तो इसके साथ बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाते थे और इंडियंस को ऐसा भी लगने लगा था कि ये हमारे नेताओं को एंड उन राज्य रजवाड़ों को जिनको हमने हमेशा से लॉयल्टी प्रोवाइड की है, उन सब को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो इट वाज बिलीव्ड दैट दे चेरिस्ड एंड व्हाटएवर दे चेरिस्ड एंड दे हेल्ड सैक्रेड वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश। तो ये कुछ पॉलिटिकल रीजन है जिस तरीके से उन्होंने एनेक्सेशन किया, उसने भी एक बेचैनी पैदा की। तीसरा अगर हम देखें सम इकोनॉमिक रीजन, इसमें दो चीज़ें आती है प्राइमरली, द लैंड सेटलमेंट्स ऑफ बंगाल एंड अवध। साउथ इंडिया में भी हालांकि लैंड सेटलमेंट्स लगाए गए थे, वहाँ पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा था, बट साउथ इंडिया चूंकि रिवोल्ट का पार्ट है नहीं तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेजरली बंगाल और अवध में जो लैंड सेटलमेंट लगाया गया है, चाहे आप 93 के परमानेंट सेटलमेंट की बात करें या 1856 के समरी सेटलमेंट की बात करें, दोनों ही जगहों पे किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। हैवी टैक्सेशन था, तालुकदार वगैरह डिस्पोज कर दिए गए थे, तो इस वजह से भी काफ़ी लोग परेशान थे। एंड जब इंडियन स्टेट्स एनेक्स किए जाते थे, चाहे हम सतारा की बात करें, अवध की बात करें, झांसी की बात करें, तो एक झटके में काफ़ी सारे लोग जॉबलेस हो जाते थे, जो रॉयल स्टाफ्स थे, जो कुक्स थे, जो म्यूजिशियंस होते थे, आर्टिसंस होते थे। सो दिस ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू फाइट ब्रिटिश। एंड लास्टली देयर वर सम मिलिट्री रीजंस जो ऑलरेडी हमने देख लिया है, मतलब केवल कार्ट्रिज का इशू नहीं था, इसके बियॉन्ड भी चीज़ें थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है सिपॉइज के साथ अब्यूसिव ट्रीटमेंट करते थे, पगार बहुत कम थी उनकी एज़ कम्पेयर टू दियर यूरोपियन काउंटर पार्ट। उसी पोजीशन पे अगर कोई अंग्रेज़ काम करता था तो ज़्यादा पैसे मिलते थे उनको। रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था खाने पीने में, और फिर कार्ट्रिज का जो इशू था वो तो था ही था। तो दीज फोर वेर द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। केवल कार्ट्रिज जो है, कार्ट्रिज ने तो एक कहते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर चला गया तो वो सिचुएशन कार्ट्रिज के ज़माने में आया। उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और जैसे जैसे ये पाप का घड़ा बढ़ता गया और एक समय आया 1857 के मई में जब ये फूटा, और जब ये फूटा तो इतने समय तक जो लोगों ने भर के रखा था दिमाग में, उन लोगों के जन सैलाब के तौर पे हमें देखने को मिलता है। तो दैट वाज ऑल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, विच इज़ द पोर्ट्रेयल ऑफ रिवोल्ट, कि भैया इस रिवोल्ट को पोर्ट्रे कैसे किया गया, इसको प्रस्तुत कैसे किया गया, इसका चित्रण, इसका डिपिक्शन कैसे होता है। तो हमारे पास बेसिकली दो पर्सपेक्टिव है, एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव और एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कि भाई इंडियंस ने, जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने कैसे इसको प्रस्तुत किया। अंग्रेज़ों ने अपने अखबारों के ज़रिए, अपने आर्टिकल्स के ज़रिए अलग अलग तरीके के अलग अलग इवेंट्स को प्रस्तुत किया, और इसका मकसद, इनका टारगेट ये था कि ये बेसिकली सिपॉइज़ की चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के अंग्रेज़ी मीडिया में और यूरोप की पॉपुलेशन को बताना चाहते थे, ताकि यूरोप की पॉपुलेशन इनके एक्शंस को जस्टिफाई करे, जिस हिसाब से ये सिपॉइज़ के ऊपर जुल्म ढाते हैं आगे चल के, उसको जस्टिफाई करे। तो सबसे पहले इन्होंने जो भी सेवियर्स थे, जो हीरोज़ थे, ब्रिटिश कमांडर्स वगैरह, उनको सेलिब्रेट किया। उसके बाद ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो सिपॉइज़ हैं, दे आर बेसिकली अ डेंजर फॉर इंग्लिश वुमेन एंड द किड्स, वो इनको अटैक करते हैं, इनको डिसऑनर करते हैं। तो ये इसने काफ़ी रोष पैदा किया था ब्रिटेन में, काफ़ी लोग गुस्सा किया था लोगों को। और उसके बाद जो वेंजेंस की तस्वीरें हैं, जो अटैक की तस्वीरें हैं, ठीक है, वो प्रस्तुत की जाती थी ताकि लोगों के दिलों को ठंडक पहुँचे। और फिर जब रिवोल्ट ख़त्म हो गया तो कलेक्टिवली जितने भी ऐसे प्रिजनर्स थे, रेबल्स थे, बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, पब्लिकली मार दिया जाता है। तो उसको भी अखबारों में छापा गया। इसके हालांकि दो मकसद थे, एक तो इंडियंस को भी डराना था और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को खुश करना था, यूरोपियंस को खुश करना था कि हमने बेसिकली आपके अपमान का बदला ले लिया है, कि जिन लोगों ने हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को अटैक किया, वी बेसिकली हमने उसका इंतकाम ले लिया है। एंड देन लास्टली कैनिंग की मौकरी की जाती है। कैनिंग उस ज़माने के जीजी थे, गवर्नर जनरल, और बाद में फिर वाइसराय भी बनते हैं, क्योंकि उसी समय वाइसरायशिप का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये काफ़ी माफ़ करने का जो है परसेप्शन रखते थे रेबल्स को, तो इसको अभी क्रिटिसाइज़ करा गया कि ये आदमी पागल है, ये उनको माफ़ कर रहा है जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है, हमारी महिलाओं को डिसऑनर किया है। सो दैट वाज अ ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। एक एक करके सबको देखेंगे अभी। एंड अगर कुछ नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिपेंडेंस तक तो बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। अगर 1857 के रिवोल्ट के बाद कुछ लिटरेचर तत्काल लिखे भी गए तो उसमें सीधे तौर पे ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता है, वो काफ़ी बाद शुरू हुआ। सावरकर वॉज वन ऑफ देम जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, और इसीलिए काफ़ी सेलिब्रेट भी करते हैं उनको। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान आती हैं, उन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए और फिर डिफरेंट लिटरेचर के ज़रिए जो इस रिवोल्ट के हीरोज़ थे, इंडियन हीरोज़, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। और बाद में फिर जब देश आज़ाद हुआ तो फिल्म्स के ज़रिए, पोस्टर्स के ज़रिए, वेब सीरीज़ के ज़रिए इन चीज़ों को और हाईलाइट किया गया। तो अगर हम ब्रिटिश पोर्ट्रेल की बात करें, ब्रिटिश पर्सपेक्टिव की बात करें, सबसे पहले सेलिब्रेटिंग द सेवियर। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर इवेंट के डिपिक्शन में कुछ इमेजेस हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं जिनका नाम आपको पता होना ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट पता होना ज़रूरी है, और किसने उसे पेंट किया है वो पता होना ज़रूरी है। सो
इस कॉन्टेक्स्ट में जो सेलिब्रेटिंग द सेवियर वाला जो सेक्शन है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश हीरोज़, कमांडर्स जिन्होंने इस पूरे रिकॉन्क्वेस्ट में, अवध के रिकॉन्क्वेस्ट में, दिल्ली के रिकॉन्क्वेस्ट में अहम भूमिका निभाई, उनको सेलिब्रेट किया गया। उनके पेंटिंग्स उनकी बनाई गई और उनको हीरो की तरह डिपिक्ट करा गया। तो इसमें एक पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ करके, और ये पेंटिंग थॉमस जॉन्स बार्कर ने पेंट किया है। इसमें 3 ब्रिटिश कमांडर दिखाया जा रहा है, कैम्पबेल, आउटराम और हैवलॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों इस घोड़े पे हैं, और ये आपके सिपॉइज़ हैं, और इनको यहाँ पे मार के गिराया जा चुका है, और दे आर बेसिकली उनको ये भगा रहे हैं कि आप इस लखनऊ को छोड़ दीजिए। सो दैट इज़ व्हेन लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। तो ये तस्वीर उसके मेमोरी में ये पेंटिंग बनाई गई है बाय थॉमस जॉन्स बार्कर इन 1859। इसके बाद दूसरा जो एक पोर्ट्रेयल है, ये तो एक जहर भरने के लिए था कि जो सिपॉइज़ हैं दे आर बेसिकली अटैकिंग यूरोपियन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये जानबूझ के अखबारों में पब्लिश किया जाता था, आर्टिकल्स में पब्लिश किया जाता था। और इसमें भी एक बहुत खास पेंटिंग है इन मेमोरियम करके, इसके भी पेंटर के बारे में पूछा जाता है। जोसेफ नोएल पैटर्न ने इसको पेंट किया है। इस पेंटिंग में अगर आप देखेंगे तो दीज आर यूरोपियन वुमेन एंड द किड्स। यूरोपियन वुमेन मतलब इसमें डच भी आ गया, पोर्चुगीज़ भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया, और ये आपके सिपॉइज़, यहाँ पे आप वेंटिलेटर से भी देख सकते हैं सिपॉइज़ आ रहा है, और ये गेट से भी। तो इसमें दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि सिपॉइज़ जब सब कुछ ख़त्म कर देते थे, तो वो महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। और यहाँ पे भी एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें मिस व्हीलर जो है वो सिपॉही से लड़ रही है बंदूक से। सो शी इज़ बेसिकली डिफेंडिंग हरसेल्फ। और यहाँ पे ज़मीन पे जो किताब पड़ी है ये बाइबल है। तो इसे दिखाने की कोशिश की गई कि जो सिपॉइज़ हैं दे आर बेसिकली डेंजरस फॉर आवर वुमेन एंड फॉर आवर रिलीजन, जिसमें आवर मतलब क्रिश्चियनिटी की बात की गई कि वो हमारे धर्म ग्रंथों की भी इज़्ज़त नहीं करते और हमारे महिलाओं की भी इज़्ज़त नहीं करते, जो कि सत्य बात नहीं थी। ये जानबूझ के इस टाइप के डिपिक्शंस वहाँ दिखाए गए, अखबारों में ऐसी चित्रें फैलाई गई ताकि लोग जो है सिपॉइज़ के प्रति घृणा कर सके, लोगों से गुस्सा हो सके। और फिर जब सिपॉइज़ के अगेंस्ट क्रैकडाउन होता था, जब उनके अगेंस्ट कार्रवाई होती थी, तो उसकी तस्वीरें भी छापी जाती थी। द पोर्ट्रेल ऑफ वेंजेंस एंड रिट्रीब्यूशन, इसमें आप देखेंगे एक तरफ ये महिला है, और ये महिला जो दिखाया गया पहले कि भाई महिलाओं के ऊपर सिपॉइज़ अटैक करते थे, तो यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि एक महिला सारे सिपॉइज़ को, चाहे वो यहाँ पे देखिए ये इंडियन महिला, ये भी डरी हुई इससे, और ये सिपॉइज़ वगैरह इसके पैर के नीचे है। शी इज़ अटैकिंग ऑल द सिपॉइज़ बाय हर स्वॉर्ड। और यहाँ पे भी एक वेंजेंस की एक तस्वीर है, इसमें बंगाल टाइगर के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक महिला और एक बच्चा है छोटा सा। तो ये जो बंगाल टाइगर है दैट मीन्स इंडियन सिपॉय। तो ये सिंबल है बेसिकली सिपॉय का, ये भी पूछते हैं एमसीक्यू में। तो ये बच्चों को और महिलाओं को अटैक कर रहा है, और ये जो लॉयन है दैट इज़ द सिंबल ऑफ इंग्लिश आर्मी, ये बंगाल टाइगर से बच्चों को और महिलाओं को बचा रही है। तो इस तरीके से भी तस्वीरें छापी गई ताकि इससे अंग्रेज़ों की जो इनविंसिबिलिटी है कि भाई हमसे कोई जीत नहीं सकता है, और अगर आपने हमारा नुकसान किया तो हम आपको बिल्कुल परेशान करेंगे, हम बिल्कुल इंतकाम लेंगे, ये चीज़ इसके ज़रिए जाहिर होती है। इसके बाद द पोर्ट्रायल ऑफ टेरर, जब ये रिवोल्ट ख़त्म हो जाता है, कैदी जो है बहुत सारे रेबल्स बना दिए गए, अब इनको सामूहिक तौर पे पनिश किया गया। ये पेशावर के पहाड़ हैं जिसमें 2 तरीके के पनिशमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरफ यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों को कलेक्टिवली फांसी लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए तो धुआं जो आपको दिख रहा है दैट मीन्स यहाँ पे आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, ये कैनन है, टैंक्स हैं, और इनके सामने लोगों को खड़ा करके उड़ा दिया जाता है। तो ये 2 तरीक़ों से छापे गए, ये इंडियन अखबारों में भी छापे गए और ये ब्रिटिश अखबारों में भी छापे जाते हैं। ब्रिटिश अखबारों में इसलिए छापे गए ताकि लोगों को ठंडक पहुँचे वहाँ के कि भाई हमने बदला ले लिया है, और इंडियन अखबारों में इसलिए छापे गए कि देखिए इंडिया के लोग कि अगर कोई भी आगे चल के ऐसा एक्शन लेता है, इस टाइप के मूवमेंट को करता है, तो उसका यही असर होगा। तो दैट वाज हाउ टेरर वाज पोर्ट्रेड। एंड फिर जब कैनिंग आते हैं तो कैनिंग ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया था 1858 के जुलाई में, जब ये रिवोल्ट वगैरह सब ठंडा हो गया, और कैनिंग को ही क्रेडिट दिया जाता है बेसिकली इसको कंट्रोल करने का। तो उन्होंने कहा कि भाई उस प्रोक्लेमेशन में उन्होंने कहा कि हम सारे सिपॉइज़ को माफ़ करेंगे, तो आई विल बी एक्सेप्टिंग दिस पॉलिसी ऑफ क्लेमेंसी। तो इसको लेके कार्टून बनाया जाता है जिसमें इस क्लेमेंसी की मौखरी की जाती है, इसका मखौल बनाया जाता है। तो ये कैनिंग साहब हैं, और कैनिंग जो है वो हाथ फेरे हुए एक सिपॉय के ऊपर, और ये दिखाया जा रहा है कि जो सिपॉय जिसके ऊपर कैनिंग ने हाथ फेरा हुआ है, ये सिपॉय इनके हाथ में तलवार भी है और खंजर भी है। दैट मीन्स जब ये पलटेगा, ये कैनिंग पलटेंगे तो फिर ये इनको मार देंगे। तो दिस इज़ वाई ये दैट इज़ बीइंग डिपिक्टेड कि कैनिंग जिनको सपोर्ट कर रहा है, जिनको माफ़ कर रहे हैं, दे आर नॉट डिजर्विंग ऑफ क्लेमेंसी। तो इस टाइप से आपको कुछ ब्रिटिश पोर्ट्रेल देखने को मिलते हैं, और ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने ब्रूटल मीजर्स को जस्टिफाई करने के लिए यूरोपियन इमोशंस के साथ खेला। पहले तो एक घृणा फैलाने की कोशिश की सिपॉइज़ के अगेंस्ट, और बाद में जब वो घृणा इतना तीव्र हो जाती है कि वहाँ के लोग खुद ही डिमांड करने लगे कि आप इनको बहुत सख्त सज़ा दीजिए, तो वो इतना ज़्यादा लेस लिबरल हो गए, इतना ज़्यादा ब्रूटल हो गए, विच वॉज अगेंस्ट द नेचर ऑफ यूरोप, कि उन्होंने जब ये कैनिंग का क्लेमेंसी का प्रोक्लेमेशन आता है उसको भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि आप माफ़ कैसे कर सकते हैं ऐसे रेबल्स को।
नाउ कमिंग टू द नेशनलिस्ट पोर्ट्रेल, इसमें 2 टाइप की चीज़ें हैं, एक तो लिटरेचर पोएट्री और दूसरा फ़िल्म्स। तो हमने जैसा आपको कहा था कि आज़ादी से पहले तो काफ़ी कम लिटरेचर लिखे गए और उसमें भी 1857 में जब ये रिवोल्ट हुआ है तो 1900 तक तो जो भी लिटरेचर लिखेगा उसमें अंग्रेज़ों को क्रिटिसाइज़ कभी किया गया। 1900 के बाद जब हमारा एक मंच बनता है और हमने एक मूवमेंट की शुरुआत की राष्ट्रवादी आंदोलन की, उसके बाद कुछ जो लिटरेचर लिखे गए, उसमें अंग्रेज़ों को क्रिटिसाइज़ करा गया और उसके कुछ लिटरेचर में इस रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। सावरकर की वो किताब ही है इस रिवोल्ट के ऊपर इसी नाम से, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से। फिर जो इस मूवमेंट के हीरोज़ थे, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, नाना साहेब हो, उनके ऊपर पोट्री लिखी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक काफ़ी फेमस कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को जो है एक मैस्कुलिन फिगर के तौर पे दिखाया गया कि वो अंग्रेज़ों को एक हाथ से काट रही हैं और बहुत एक हीरोइक फिगर के तौर पे दिखाया गया। एंड देन केम द फिल्म्स एंड पोस्टर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, काफ़ी सारे मूवीज़ बनाए गए, फिल्म्स बनाए गए, जिसमें मंगल पांडे की मूवी काफ़ी फेमस है। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी मूवी आई है, शायद कंगना रनावत ने कुछ सालों पहले बनाई थी। तो ये तो मैंने नहीं देखी है, बट मंगल पांडे की मूवी अगर आप देखेंगे आमिर खान की, तो इससे आपको इस पूरे मूवमेंट की बुनियाद का बहुत अच्छे से पता चलेगा कि हाउ इट द फाउंडेशन वॉज सेटअप और कैसे ये चीज़ें शुरू होती है। So that was how nationalists portrayed this first war of independence और this movement of 1857, क्योंकि इसे हम लोग रिवोल्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में था, हमारे बेनिफिट में था, तो रिवोल्ट कैसे कह सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट है, आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे चैट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेंटोर चाहिए, यदि आपको गाइडेंस चाहिए फॉर बोर्ड्स एंड CUT, यू कैन ज्वाइन द अल्फा बैच विच इज़ ऑन गोइंग, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती है जो भी बोर्ड्स और CUT के लिए रिक्वायर्ड है। सो गो चेक दैट आउट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट बॉक्स। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो एक और वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चूंकि आप हिस्ट्री की वीडियो देख रहे हैं। एक वीडियो मैंने बनाई है क्लास 12 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने हाईलाइट किया है, उसको ज़रूर आप देखें। वो आपके इस पूरे प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगी। उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करें, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो केवल उन टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। सो गो चेक दैट आउट, उस वीडियो को देखें एंड मेक श्योर अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, बिकॉज आई थिंक इस टाइप के वन शॉट्स यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। सो मी सुधांशु साइनिंग ऑफ, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।